Welcome to our YouTube channel Ultimate Fantasy Novels. Episode 201. 5वां दिन था आज और आज भी सबके सब उसी तरह से सिर्फ उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश करती श्रेया ने देखा डॉक्टर कुछ कर रहे थे और उसका हाथ हिला था। उसकी जरा जरा सी खुलती आंखों को देखकर जैसे उसको सांस आने लगी। ठाकुर साहब, बाहर से ही उसने धीरे से कहा, पर अगले ही पल सिमट सी गई। डॉक्टर अंदर ही थे। थोड़ी ही देर में नर्स ने आकर जानकारी दी तो सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। वो सब अंदर आए। श्रेया के पांव कांपने लगे थे। दरवाजे पर आकर रुक गई और उसे देखने लगी। नीलाक्ष की आंख खुली। कामिनी जी उसके पास खड़ी हुई। नील, मेरा बच्चा कैसा है तू? उसने हल्के से जवाब दिया। ठीक हूं माँ। उसकी आवाज सुनकर श्रेया के कदम आगे बढ़ गई। सौम्या भी घबरा रही थी। सौम्या उसके पास आए। नील, तू कैसा है? तू कब आए? नीलाक्ष ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा तो उसके चेहरे पर भाव बदले। श्रेया जहां थी उसके कदम वहां ही रुक गए। सबकी नजर एक दूसरे पर आने लगी। किसी को समझ नहीं आया ये। मनन ने श्रेया की तरफ देखा जिसका हाल समझना मुश्किल था। नील, क्या बोल रहा है बेटा? सौम्या तो कब से यहाँ ही है और तू आगे आ। श्रेया पर ध्यान जाते ही उन्होंने कहा। वो बस जमी हुई सी खड़ी थी। ये सब कुछ जो हो रहा था ये उसके अंदर के डर को बढ़ा रहा, वो डर जो पिछले 5 दिनों में उसे डरा रहा था। श्रेया उसके मुंह से धीरे से सुना अपना नाम, उसके डर को भगा गया। श्रेया ने फौरन नजर उठाकर उसे देखा। मनन और सौम्या भी एक राहत महसूस कर में थे। मतलब नीलाक्ष को याद था, उसे याद था। सब ये सोचकर उनको राहत मिली। नीलाक्ष जो ढंग से होश में नहीं था, उसे कुछ अजीब लगा और अब नोटिस किया वो अजीब श्रेया के गले में मंगलसूत्र का होना था। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। समू, कब आए माँ? और ये इन दोनों की शादी हो गई क्या? मैं कहाँ हूँ? कब से हूँ यहाँ? नीलाक्ष ने कहा, क्योंकि बावजूद जोर देने के उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद वो होश में लौटा था। घर के सभी लोग समझ नहीं पाए नीलाक्ष ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था। श्रेया की आंखों में आंसू भर आए। मनन और सौम्या भी एक दूसरे को देखने लगे। वो सर पकड़ने की कोशिश करने लगा तो सब घबराए। डॉक्टर ने जल्दी से नीलाक्ष को चेक किया। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। माथे पर पसीना आ गया था। इनको अचानक स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, दिमाग पर असर पड़ा है, डॉक्टर ने सख्ती से कहा। सब बाहर आ गए। श्रेया जैसे चल भी नहीं पा रही थी, जैसे अब तक जिस उम्मीद का सहारा था वो टूटने को है। कामिनी जी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साफ साफ बताइए नील को क्या हुआ है? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, इन्हें रेट्रोग्रेड एमनेशिया हुआ है। अभी इनकी याददाश्त 4 साल पहले की जगह पर फ्रीज है। उन्हें जो आखिरी याद है वो शायद उनकी कॉलेज लाइफ तक सीमित है। वो घटनाएं भूल चुके हैं तो इस बीच हुई। मतलब श्रेया को भूल गया है? सौम्या का गला भराया। जी, और अगर आपने दबाव डाला तो दिमाग और डैमेज हो सकता है। इन्हें आराम चाहिए। कोई भी भावनात्मक झटका या मजबूरी ठीक होने की संभावना कम कर सकती है। डॉक्टर की आवाज गंभीर रही। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। श्रेया वहीं बेंच पर बैठ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी शादी, उसका प्यार, उसकी दुनिया सब मिटा दी हो। नीलाक्ष ठीक था, उसकी सांसें चल रही थी, जिसकी दुआ वो कर रही थी, पर अब उसकी यादों में वो शामिल नहीं थी। कितना तड़पकर तो उसे उसका साथ, उसका प्यार, वो खूबसूरत पल मिले थे जो अब एक बार फिर उससे छिन गया। क्यों? क्या गलती थी उसकी? ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। कामिनी जी की नजर उस पर आई। उसके बारे में सोचकर भावुक होकर वो भी उसके पास आई। बेटा तू हिम्मत रख, नील को सब याद आएगा। माँ बेटे का रिश्ता तो याद है ना उसे, तुझे भी आएगा, बस वक्त लगेगा। डॉक्टर ने कहा, ना सब ठीक हो जाएगा। श्रेया ने उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो दिया। कामिनी जी उसे हिम्मत दे रही थी पर वो खुद भी परेशान हो रखी थी। श्रेया कुछ नहीं होगा। मनन कह रहा है, हो सकता है उसे अचानक ही सब याद आ जाए और फिर हम सब है ना नई यादें बनाएंगे। नील को ठीक करोगी, तुम याद दिलाओगी उसे अपना प्यार, सब याद आ जाएगा। हिम्मत बांधती सौम्या उसे संभाल रही थी तो उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। इन 5 दिनों से उन दोनों के मन में जो डर था वो यही था जो अब सच हो गया। उसका होकर अब वो उसका नहीं था। वो जानती थी नीलाक्ष को याद दिलाना, उसके साथ पहले सी जिंदगी जीना आसान नहीं होगा। उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। दी उनको बाकी सब याद है, सिर्फ मैं नहीं याद। मैं फिर अनजान हो गई। माँ देखो ना, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? कोई भी खुशी रहती ही नहीं। उसका गला भर आया था। उसके ये एक शब्द कामिनी जी और सौम्या को चुभते हुए लग रहे थे। उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछकर सौम्या ने कहा, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी, बहुत। नील तुम्हारे साथ है। ठीक है, जो नहीं याद वो आ जाएगा, और नहीं तो हम इतनी नई यादें बना देंगे कि तुम पुरानी याद कर ही नहीं पाओगी। श्रेया उसे देखने लगी, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। दीदी उनको तो यही याद नहीं, मैं उनकी लगती क्या हूँ? कौन सी यादें बनाएंगे? उसकी बात सौम्या को खामोश कर गई। उसने अपने आंसुओं को पोंछा, पर कोई बात नहीं, वो ठीक है, इतना काफी है। मैं उनको सही सलामत देखकर ही खुश हूँ।
हॉस्पिटल कॉन्फ्रेंस रूम बाहर शाम ढल रही थी। अंदर सिर्फ डॉक्टर, कामिनी जी, मनन, सौम्या और श्रिया मौजूद थे। सब चिंतित थे। डॉक्टर गंभीर स्वर में रिपोर्ट बंद करते हुए बोले, अब तक की रिपोर्ट्स और व्यवहार के आधार पर हम कह सकते हैं कि नीलाक्ष की याददाश्त कुछ सालों तक के हिस्से को अस्थायी रूप से खो चुकी है। डॉक्टर, पर मैंने ऑब्जर्व किया है उसकी आंखों में तो कोई न कोई भाव तो आते हैं। मतलब कोई कनेक्शन तो है ना? यही एकमात्र उम्मीद है। याददाश्त भले दिमाग में न हो लेकिन दिल की स्मृति, वो कहीं गहराई में जिंदा रहती है। डॉक्टर ने कहा, जो सुनते ही श्रिया को जैसे उम्मीद मिल गई। मतलब वो मुझे दोबारा जान सकते हैं? जी, लेकिन एक शर्त पर। उसे कुछ बताया नहीं जाएगा। आप लोग उस पर कोई भावनात्मक बोझ नहीं डालेंगे। उसे खुद वो सब महसूस करना होगा। उसकी स्मृतियां उसकी अपनी गति से लौटेगी। उनकी आवाज गंभीर रही। तो क्या हम उसे उसकी शादी या इन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताएंगे? कामिनी जी ने पूछ दिया। नहीं, अगर आपने कुछ जबरन बताया या भावनात्मक रूप से बांधने की कोशिश की तो दिमाग पर दबाव बढ़ेगा। इससे याददाश्त लौटने के बजाय और पीछे जा सकती है या स्थायी नुकसान भी हो सकता है। उनकी बात गंभीरता से भरी थी। कमरा शांत हो गया। श्रिया की आंखें भर आई। डॉक्टर ने श्रिया की ओर देखकर कहा, अब फैसला आपके हाथ में है मिसेज नीलाक्ष। आप चाहें तो इंतजार करें और उन्हें धीरे धीरे सब याद दिलाए, या इस सच के साथ एक्सेप्ट कर सब ये मुश्किल है लेकिन मुमकिन भी, या फिर उनको एक बार में सच बता दे। आगे उनकी लाइफ के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। सभी की नजरें श्रिया की ओर मुड़ी। वो शांत थी, आंखें नम है पर चेहरा दृढ़। उनकी जिंदगी उनकी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। सब उसको देखकर बहुत भावुक हो गए, पर वो नीलाक्ष के बारे में सोच रहे थी। अगर उन्हें दोबारा मुझसे प्यार करना पड़े तो मैं हर रोज नए सिरे से उन्हें अपना बनाऊंगी। एक बार फिर उन्हीं से प्यार करने का मौका मिलेगा। ठाकुर साहब, आपके लिए बहुत तड़पी हूं, थोड़ा और सही। आपकी जान से ज्यादा जरूरी मेरे एहसास नहीं है। नीलाक्ष की आंखें खुली। पूरे परिवार के साथ वो पीछे खड़ी थी। कामिनी जी को देखकर उसने कहा, परेशान क्यों हो रही है आप माँ? ठीक हूं। कोई कुछ बोला नहीं। सौम्या को देखकर उसने कहा, ये कब आई और शादी कर ली तूने? सौम्या का चेहरा फीका पड़ गया। वो नील। मिस्टर ठाकुर, आप आराम दीजिए खुद को। पिछली कुछ यादें आपको याद नहीं, शायद उसका असर है। रिलैक्स। डॉक्टर की बात सुनकर वो अजीब तरह से सबको देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था उसके साथ। अपने सर पर बहुत जोर डालने के बाद भी उसकी यादों में कुछ नहीं था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया तो सब कुछ थमा। उसकी ये हालत देखकर सब और भी ज्यादा परेशान हो गए। देखिए, बहुत धीरे धीरे कुछ चीजें याद दिलानी होगी वरना उसके दिमाग पर असर पड़ेगा। इसलिए हमने आपको सब बताने से मना किया। डॉक्टर की गंभीरता भरी आवाज सबको खामोश भी करा गई और मौके की नजाकत का अंदाजा भी हुआ। वो अपना सब्र, अपने आंसुओं को संभाले वहां किस तरह से खड़ी थी इसका अंदाजा उसके अलावा किसी को नहीं था। डॉक्टर की बात सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 7-8 दिन इसी तरह से गुजरे। उसे होश आता तो वो कुछ सवाल करता, फिर बेहोशी छा जाती। नीलाक्ष की हालत में सुधार होने लगा पर यादें खाली थी, इसलिए धीरे धीरे कुछ चीजें बताई जा रही थी, जिसमें सौम्या की शादी वाली बात बहुत मुश्किल से उसने एक्सेप्ट की। श्रिया को रोज वहां देखकर अजीब लगता। वो आज भी जब होश में आया वो कामिनी जी के साथ वही थी। उसकी मां की मौत के बारे में बताकर कामिनी जी ने बता दिया वो उनके साथ रहती थी। मां, एकाएक श्रिया के मुंह से निकला। सूप पीते नीलाक्ष ने चौंक कर उसे देखा और वो भी एकदम ही चुप हुई। वो आंटी, मैं आती हूं। वो बाहर निकल गई। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है मां? उसने अपनी मां की तरफ देखकर कहा, जिस पर कामिनी जी बोली, बहुत करीब है मेरी लाडली बेटी हो गई है। वो कुछ अजीब तरह से अपनी मां को देखने लगा। ठीक है, पर वो हर समय यहाँ क्यों आ जाती है? आपको मना करना चाहिए, मुझे बहुत अजीब लगता है। अजीब सा मुंह बनाकर उसने कहा। कामिनी जी कुछ कह ना सकी पर दरवाजे से अंदर झांकती श्रिया की आंखों में आंसू भर आए। नील बच्ची है मेरी तो मैंने थोड़ी कुछ कहा, मुझे बहुत अजीब तरह से देखती है। कल रात को भी यही थी। अजीब लगता है माँ, आप समझ नहीं रही क्या? वो कुछ उसी अंदाज में बोला। कामिनी जी बेटे की आदत से वाकिफ थी, वो एक दायरा तय करके रखता था। श्रिया ने आंखें बंद कर ली। आंखों से बहकर आंसू गालों को छू गए। धीरे से वो वहां से निकल गई। कॉरिडोर खाली था। रात के समय इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं था तो वो मुंह पर हाथ रखकर रो पड़ी। वो शख्स जो उसकी दुनिया, उसके लिए वो अब सब कुछ बन गई, पर अब वो उसे कुछ नहीं समझता था। आप ठीक हो? जानी पहचानी सी आवाज आई। उसने आंसुओं को पोंछा। मनन ने पानी की बोतल पकड़ाई और उसके बराबर में बेंच पर बैठ गया। श्रिया ने खुद को सामान्य करने की तो वो खुद ही बोला, बताया सौम्या ने काफी कुछ। बहुत मुश्किल होगा समझता हूं, पर हालात के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी हिम्मत ही अब सब ठीक करेगी। मेरे या किसी के कुछ भी कहने से कुछ ठीक नहीं होगा, ना ही आपकी तकलीफ कम होगी। पर ये सोचिए, जो कंडीशन थी उसके बाद नीलाक्ष का बचना ही मुश्किल था। हम जानती हूं, इसलिए तो भगवान से कोई शिकायत नहीं।
ठीक हो रहा है नीलाक्ष, धीरे धीरे सच भी बता देंगे। तब भी कुछ नहीं बदलेगा। जहां अभी वो है वहां से वो सफर तय करना इतना आसान नहीं। वो अब खुद को झूठी उम्मीद नहीं दे रही थी। नीलाक्ष सो चुका था तब वो उसके पास बैठी, उसे निहारती रही, आंखों में आंसू भी भरे। बहुत सताते हो मुझे आप, बहुत। आपके प्यार के लिए कितनी परीक्षा देनी होगी मुझे ठाकुर साहब। कैसे कैसे भूल गए आप मुझे। ना चाहते हुए भी शिकायत लबों पर आई। जब आप कहाँ से मिलता वो तो गहरी नींद में था। अपने आंसुओं को पोंछकर उसने उसके माथे को एकदम हल्के से अपने होठों से छुआ। आपकी लंबी उम्र, आपकी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं मेरे लिए। सौम्या उससे मिलने आए, वो कुछ नॉर्मल ही रहा। श्रेया कमरे में नहीं थी इसलिए अब उसने कहा, वैसे ये बताइए श्रेया हर वक्त यहाँ क्यों रहती है। ठीक है फैमिली मानती है माँ, पर वो ज्यादा ही केयर शो कर रही है। मुझे बहुत वियर्ड लगा। तू पागल है ना, इसलिए। गधा कहीं का, उसका नेचर ही ऐसा है। हम 4 साल हो गए शायद, इसलिए मुझे कुछ याद ही नहीं। अभी कुछ टाइम पहले तो मैं मिला था उसके बर्थडे पर, अभी अलग ही लगी। नीलाक्ष उसकी नजरों को खुद पर पाकर अजीब महसूस करता, इसलिए ये सब कह गया। सौम्या ने उसे समझाया। उसके बाद अब वो बाहर आए, घर वालों से मिलकर मनन के कैबिन में आए। वो किसी फाइल को देख रहा था। बिजी हो तुम? आओ। अभी तो बस फाइल देख रहा है, बताया था ना सर्जरी का, ये मयंक चौधरी का केस है, हॉट सर्जरी होनी है वहीं। मनन ने जवाब दिया, पर यह सुनकर सौम्या ने उसे देखा, उसके सामने बैठ गई। अभी हुआ नहीं। कहाँ? कंडीशन नहीं ठीक है अभी, सर्जरी के बाद भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा रिकवरी में। मनन ने व्यस्त से अंदाज में कहा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। नहीं नहीं रुको ना, अभी सब है, नीलाक्ष के डिस्चार्ज का पता चल जाएगा तब चली जाना। मनन ने रोका। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बैठी रही और फिर नीलाक्ष के डिस्चार्ज पेपर्स रेडी हुए। उसे राहत महसूस हुई, कम से कम अब वो घर जा सकता था। सौम्या भी उन सबके साथ भी निकली। कामिनी जी पीछे उसके साथ बैठी थी, जबकि आगे सौम्या के साथ व्योम था। घर आते ही नीलाक्ष को बहुत बदलाव सा लगा। वो सर को पकड़कर बैठा। नील क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, उसने संभाला खुद को। सारिका जी, जितेंद्र जी, शनाया सब आसपास थे और वो गेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। अभी ही तो उसने अपना सामान यहाँ शिफ्ट किया था। नीलाक्ष सबके बीच सहज था। उसकी नजरों ने आज उसे तलाशा नहीं, ये देखकर उसकी आंखें भर आईं। मंजू, श्रेया को बुलाकर ला। कामिनी जी ने आवाज दी तो वो अपने आंसुओं को पोंछकर हल्की सी मुस्कान लिए खुद ही आ गई। श्रेया मेरा बच्चा इधर आ। कामिनी जी ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया। इस वक्त बेटे से कम चिंता नहीं थी उन्हें उसकी। वो अपनी माँ के बराबर में बैठी श्रेया को देख रहा था। माँ भी ना बेटे से ज्यादा इसकी पड़ी है। खुद में ही उसने कहा। उसका इतने हक से अपने घर में रहना उसे बहुत अजीब लग रहा था। श्रेया मुझे बता दो रात के खाने का। मंजू ने आकर पूछा तो वो बोली, मैं खुद बनाऊंगी, आप चलिए। उसके पीछे वो चल दी। नीलाक्ष ने कहा, माँ मेरे लिए जो भी बनाना प्लीज आप बनाना। आगे बढ़ती श्रेया के कदम रुक गए। हाँ बना दूंगी, चल आराम कर तू। कामिनी जी ने कहा तो व्योम उसे लेकर गया। कमरे में आते ही उसने एक गहरी सांस ली। दीवारों पर खालीपन सा लगा। ये यहाँ फोटो थी क्या? भाई आपके कमरे में बेमतलब काफी कुछ था, बुआ ने श्रेया से कहकर सेट कराया, शायद तभी आपको अजीब लग रहा है। व्योम ने बात संभाली तो वो बेड पर बैठा। जाने क्यों बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। नजरें इधर से उधर हुई। व्योम चला गया पर वो अब भी इधर उधर देख रहा था। पूरा कमरा ही बदल दिया है मेरा। माँ को पता है मुझे नहीं पसंद किसी की छेड़छाड़, फिर भी उससे सब कराया। वो खुद में बोला। तकिया उठाकर पीठ से लगाया तो एक खुशबू करीब से महसूस हुई। क्या हालत हो गई है कमरे की। और आखिर जरा चिढ़कर वो बाहर निकला। कॉरिडोर से ही उसने तेज आवाज में कहा, मेरे कमरे की क्या हालत है माँ, मंजू ठीक करो आकर सब। श्रेया ठिठक सी गई। उसने जिस तरह से उसे घूरकर देखा वो नजरें झुकाकर वापस से रसोई में आ गई। एक बार फिर आंखों में आंसू थे। वो कमरे में लेटा हुआ छत को देख रहा था। पूरा कमरा मंजू से कहकर उसने सेट कराया, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे पसंद था, लेकिन उसके बाद भी जाने क्यों कुछ अजीब सा लग रहा था। दूसरा दिन हो गया उसे वापस घर आए, मगर उसके बाद में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। सर पर लगी चोट, 4 साल तक की यादें मिट जाना परेशान कर रही थी। श्रेया की मौजूदगी घर में और अजीब लग रही थी। जिस तरह से वो उसके घर में रह रही थी लग ही नहीं रहा था वो अनजान थी। नीलाक्ष उठकर बैठ गया। पूरे पूरे दिन घर पर रहने की आदत नहीं थी उसे, पर सिर पर लगी चोट के चलते ऑफिस या कहीं बाहर भी नहीं जा सकता था। अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वो बिस्तर से उठा तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने उस ओर देखा। श्रेया को देखकर कुछ कहा नहीं पर वो अंदर आ गई। चाय नहीं चाहिए मुझे, माँ को बोलो कॉफी बना देंगी। उसने कब देखकर कहा तो श्रेया ने आहिस्ता से कहा, आप थोड़ी सी लेकर देखिए, सर दुखना बंद होगा, आदत है आपको। नीलाक्ष ने अजीब तरह से उसे देखा। उसने कप टेबल पर रखा और कमरे में बिखरे कपड़े समेटने लगी। नीलाक्ष ने रोका, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस हो गया।
कपड़े लेकर वो बाहर निकलने लगी पर फिर ठहरी, नजर फिर से उस पर डाली जिसकी आंखों में बेगानापन बहुत चुभ रहा था। वो अब वहां से बाहर निकल गई अपने आंसुओं को संभाले। श्रिया नीचे आई, सारिका जी ने उसे देखा फिर धीरे से बोली, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा नील, याद आ जाएगा सब। उनकी बात पर वो फीका सा मुस्कुरा दी और वहां से निकल गई। उसे देखकर सारिका जी उदासी से बोली, इसकी बेचारी की जिंदगी में भी पता नहीं क्या लिखा है। नीलाक्ष कमरे में था पर वो हॉल में ही थी कामिनी जी के पास। सारिका जी और व्योम वहीं थे। कुछ अनजान कदमों की आहट हुई, सबका ध्यान उस तरफ गया। सामने से आते अपने पिता को देखकर वो हैरान थी। महीनों बाद आज वो यहाँ पर क्यों? कैसी हो बेटा? बहुत नरमी से उन्होंने कहा। उनको देखकर वो उठकर खड़ी हो गई। कामिनी जी के माथे पर शिकन सी आ गई। आप यहाँ कैसे? उसने नपे तुले शब्दों में कहा तो वो बोले, तुम्हें लेने आया हूं, चलो मेरे साथ। जी, श्रिया ने नासमझी से सवालिया अंदाज में कहा। उसे समझ नहीं आया वो अब इस समय यहाँ पर किस हक से उसे लेने आए थे। कामिनी जी के मन में इसी बात का डर था। मेरे साथ अपने घर चलो, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वो पति नहीं डिजर्व करता ये सब जो तुम कर रही हो बेटा। उन्होंने फिक्रमंद होकर बेटी से कहा पर नीलाक्ष के लिए मन में वैसा ही गुस्सा था। कमरे पर दरवाजे पर खड़ा नीलाक्ष चौंका। उस रोज उसने उसे सिंदूर में देखा था, शायद लगा ये उसका वहम था, पर इस समय जो सुना उसके बाद सवाल करने लायक कुछ रहा था। पर अगर उसकी शादी हो चुकी थी तो वो यहाँ क्यों रह रही थी? आपसे पूछा मैंने या मैंने कहा मुझे आपकी हेल्प चाहिए? और प्लीज ये रह रहकर झूठी परवाह और प्यार नहीं जताया कर, ये नहीं जरूरत है मुझे। वो कुछ गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर बेटी को समझाने की कोशिश करने लगे। बेटा समझ नहीं रही हो, तुम क्या करोगी जब? माँ, नीचे आते नीलाक्ष की आवाज सुनकर वो चुप हुए। सबकी नजर नीलाक्ष पर उठी। वही श्रिया घबराए, अगर उसके पापा ने यहाँ पर कुछ कह दिया तो नीलाक्ष का क्या? वो अपने पापा का हाथ पकड़कर उनको लिए वहां से निकल गई। नीलाक्ष को ये सब बहुत अजीब लगा। वो उलझा हुआ सा अपनी माँ की तरफ देख रहा था। बाहर आते ही श्रिया ने उनका हाथ छोड़कर कहा, तमाशा लगाने क्यों आ जाते हैं आप? जब नहीं चाहिए मुझे आपका साथ तो किस लिए इस तरह से बार बार मेरे सामने आ रहे हैं? अपनी बेटी के बारे में सोच रहा हूं जिसे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो कामिनी ठाकुर बस इस्तेमाल कर रही हूं तुम्हारा, और किस हक से रहोगी यहाँ जब उस आदमी को याद ही नहीं? तुम उसकी पत्नी को, अपनी बेटी को घुटन में जीते कब तक देखता रहूं? वीरेंद्र जी ने परवाह जताई तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। बेटी को घुटन में देखकर अगर आपको फर्क पड़ता तो आज ये सब अलग होता, और खबरदार अगर मेरी माँ के खिलाफ कुछ कहा तो जो है मेरी जिंदगी में है, अब तक जैसे देखा है देख लूंगी, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। उसने बकायदा अपने हाथ जोड़ दिए। वीरेंद्र जी अपनी बेटी के लिए यहाँ तक आ गए पर उसका रवैया ऐसा था कि मन उदास हुआ। श्रिया को डर था कहीं नीलाक्ष यहाँ तक ना आ जाए, इसलिए एक बार फिर से उसने कहा, अब प्लीज जाइए आप। वो अपनी बेरुखी दिखाकर उनको भेजकर अंदर आने लगी। दरवाजे पर आते ही नीलाक्ष की आवाज कान में आई, माँ जब वो शादीशुदा है तो यहाँ क्यों रह रही है? आप भी ना। आई नो आपको श्रिया बहुत पसंद है, पर वो यहाँ क्यों रह रही है? बहुत ज्यादा हो गया ये। उसके कदम जहां थे वहां ही जम गए। आंखों में हल्की सी नमी आने लगी पर संभलकर अब वो आगे आए। नीलाक्ष भी उसे देखकर चुप हो गया और वो सीधा गेस्ट रूम में जा घुसी। मनन काफी थका हुआ घर पहुंचा। सौम्या उसका खाना लेकर आई। उसके बराबर में बैठते ही उसने कहा, बात हुई थी डॉक्टर से? प्रोग्रेस होगा कुछ तभी कर सकते हैं कुछ भी, वरना सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। मनन ने कहा तो उसके चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। उसने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। सौम्या बस उदासी से सर हिलाकर रह गई। मनन ने अब कुछ पल बाद ही कहा, पता है तुमको ये जो मयंक चौधरी है मेरा पेशेंट, ओह गॉड उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब है, सोचो हिम्मत से ही काम ले रहा है। उसके हाथ से पानी का ग्लास छूटकर गिर ही जाता पर मनन ने संभाला। सौम्या आराम से। हाँ वो आजकल मेरा दिमाग बहुत खराब रहता है, उसने जवाब दिया। मनन समझ रहा था आजकल वो नीलाक्ष को लेकर बहुत परेशान रह रही थी। समझता हूं पर परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नीलाक्ष ठीक हो जाएगा और वो भाभी वो ठीक है। श्रिया का जिक्र आते ही सौम्या के चेहरे पर उदासी सी आ गई। ठीक ही है, बस कुछ लोगों की जिंदगी में शायद परेशानी कभी खत्म ही नहीं होती है। हम बहुत परेशान भी थी। ऐसा ही हाल था मयंक का, वो सर्जरी भी पेंडिंग रह रही है, कोई है भी नहीं उसके साथ तो और मुश्किल। मुझे कभी कोई पेशेंट ऐसा मिला नहीं, आई जस्ट होप ठीक हो जाए वो। मनन ने कहा तो वो बस आहिस्ता से हम बोलकर चुप ही रही। नीलाक्ष अपने ही घर में हर जगह बहुत अंतर महसूस कर रहा था, इसलिए चिड़न और भी बढ़ गई। वो आंगन में आया, ये वो जगह थी जहां वक्त बिताना उसे कुछ राहत देता, पर यहां आते ही उसे देखा लो माँ कम थी जो अब ये जगह भी ले ली। श्रिया को देखकर बोला, फिर जाने लगा लेकिन एकाएक कुछ सोचकर रुक गया। वो अब तक खड़ी थी पर कुछ आहट सुनाई दी तो उसने नजर उठाई। नीलाक्ष को देखते ही कुछ कहते नहीं बना और आहिस्ता कदमों से वो जाने लगी। बड़ी जल्दी नहीं शादी कर ली तुमने? और ये तुम्हारी हस्बैंड कहाँ है? उसकी आवाज सुनकर रुक गई। अब इस सवाल का वो क्या जवाब देती।
आपके मतलब की बात नहीं है वो, श्रिया ने आहिस्ता से कहा, जो सुनते ही नीलाक्ष की भौहें उचकी। कमाल है, तुम मेरे घर में ऐसे रहती हो और अगर मैंने पूछ दिया तो मतलब की बात नहीं है। वो मतलब नहीं था मेरा, आपको शायद मेरा यहाँ रहना नहीं पसंद, मैं चली जाऊंगी। उसने कुछ धीमी आवाज में कहा और आहिस्ता कदमों से वहां से गुजरी। नीलाक्ष ने सर झटका, हद है ये भी। उसके जहन में अचानक ही एक धुंधली सी याद आई, कहीं नहीं जाएंगी आप। वो जानी पहचानी सी अपनी आवाज और एक धुंधलाती छवि अपने एकदम करीब आती हुई लगी तो वो बेचैन हो गया। नीलाक्ष ने सर पकड़ा, सब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो धुंधलाती सी छवि, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत करीब हो रही थी, कुछ अजीब सी आवाजें, वो हंसी, वो पल क्या थे जो उसे समझ नहीं आ रहे थे। आह, नीलाक्ष ने सर पकड़कर कहा। श्रेया फौरन ही भागती हुई आई, उसकी वजह से वो डरती थी उसके सामने आने से, पर वो जब ऐसे परेशान नजर आया तो भला वो कैसे रुकती। उसने उसका हाथ पकड़कर सर से हटाया। क्या हो गया, क्या हुआ आपको? इस समय नीलाक्ष को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने कब मजबूती से उसके हाथ को पकड़ लिया उसे पता भी नहीं चला। वो उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ, आप आराम से बैठिए। नीलाक्ष ने सर हिलाया, मुझे कमरे में जाना है मेरे। उसका हाथ छोड़कर उठा। धीरे धीरे वो शांत हुआ। श्रेया उसके बाद भी वो उसके साथ ही आई। कमरे में आकर उसके बैठते ही उसने पानी का ग्लास बढ़ाया। नीलाक्ष ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, थैंक यू। वो अब भी बेचैन होकर उसे ही देख रही थी, उसका मन परेशान था पर जता तक नहीं पा रही थी। श्रेया ने आखिर अपनी घबराहट को काबू करके कहा, क्या हो गया, आप अचानक इतना परेशान हो गए? बस पता नहीं, कुछ याद आने लगा था, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। एक परछाई बार बार ऐसा लगता है जैसे आ रही है। वो बस इसी बात से परेशान था, जो श्रेया को कहा तो उसके लिए बुरा लगने लगा। उसने धीरे से कहा, धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा, आराम कीजिए। उसने कहा और तकिया लेकर पीठ के पीछे लगाया। उसने उसे अब भी खड़ा देखकर भौहें उचकाई, जाओ अब। हाँ हाँ, आप सो जाओ ना, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में परवाह नजर आती थी जो नीलाक्ष को बहुत अजीब लगती। जब जब वो सामने आती, उसके सामने खड़ी होती, उसकी आंखों में अलग ही परवाह नजर आती। ये तुम हर वक्त मेरे सामने क्यों आकर खड़ी हो जाती हो? वो अपनी चिड़न को छिपाकर नॉर्मल से अंदाज में बोला, जो सुनकर उसने एक नजर उस पर डाली, फिर कमरे में फैला हुआ बिखरा सामान समेटने लगी। बहुत ही हक से वो अब तक घर में रहती, पर अब उसके कमरे में इस तरह से थी। नीलाक्ष सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था, फिर उसने जवाब नहीं दिया तो उसने एक बार फिर से कहा, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, और तुम्हारे हस्बैंड को पता चला तो आपको उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड आपकी तरह बदतमीज नहीं, बहुत अच्छे हैं। श्रेया ने जवाब दिया, जो सुनते ही नीलाक्ष की भौहें उचकी। उसने उसकी ओर देखा और चिढ़कर बोला, उल्टा तुम मुझे बदतमीज बोल रही हो। किसी को भी नहीं पसंद आएगा उसकी वाइफ ऐसे किसी और के घर पर रहे, तुम्हें सोचना चाहिए। वो मैं सोच लूंगी, मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है क्या नहीं मुझे पता है, आप अपना देखिए और चुपचाप सो जाइए। उसका अंदाज अलग था, जिस पर नीलाक्ष ने उसे घूरा तो वो बोली, मुझे घूरना नहीं, सोना है, आराम कीजिए। तुमसे मतलब समझ जाएंगे तो सवाल नहीं करना पड़ेगा। वो गहराई से बोली। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था जिसे छिपाकर मुस्कुराई। आपको अपनी जिंदगी के पुराने हिस्से नहीं याद, इसलिए अजीब लग रहा होगा आपको, पर मुझे याद है सब, इसलिए आप इतना मत सोचिए ठाकुर साहब। नीलाक्ष की नजर उस पर आई, जो अपने एहसासों को छिपाकर मुस्कुराते हुए ही उसके कमरे से बाहर निकल गई, पर वो जरूर उलझ गया था। ठाकुर साहब, ये आवाज जैसे दिमाग में बार बार जोर करने लगा, बहुत अजीब सा है ये सब। उसकी आंखों में देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे उसे मेरी बहुत परवाह है, क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ है जो मेरा बार बार सिर्फ उस पर ध्यान उस पर जा रहा है। श्रेया की शादी के पीछे वो ऐसे पड़ा मानो उसके पति के बारे में जानकर ही चैन लेगा। कामिनी जी और बाकी सब किसी तरह इस बात को टालने की कोशिश कर रहे थे। माँ, आपको नहीं लगता सच में ये अब ज्यादा हो गया है? उसका हस्बैंड कुछ कहता नहीं है और इतने दिन हुए अब तक देखा नहीं, यहाँ क्यों छोड़ दिया है उसे? कामिनी जी उसके हाथों की मालिश कर रही थी और हमेशा की तरह उसने वही कहा जो सुनकर उन्होंने कहा, पागल है वो, इसलिए कभी कद्र नहीं की उसकी, इसलिए अपने पास रखती हूँ, और खबरदार आज के बाद तूने कुछ कहा तो। नीलाक्ष ने जब ये सुना, श्रेया की कही बातें याद आने लगी, पर वो तो बड़ा तारीफ करती है अपने हस्बैंड की। आपको पता है, मुझे कह रही थी उसका हस्बैंड मेरी तरह बदतमीज नहीं है। बेटे को इस तरह चिढ़ते देखकर कामिनी जी हल्का सा मुस्कुरा दी। वो पगली बहुत प्यार करती है ना उससे। अच्छा, फिर उसके साथ क्यों नहीं रहती? कहा तो नील, तू भी ना बेवकूफ हो गया है। और ऐसे मत किया कर, मेरी बच्ची ऐसे ही बड़ा परेशान रहती है। माँ की बात सुनकर खुद में बड़बड़ाया, पूरे घर मेरी माँ सब पर कब्जा कर लिया है, बहुत चालाक लड़की है। मैं ही सोचता था प्यारी है, छोटी सी बच्ची है, पर बहुत चालाक चतुर लड़की है ये। माँ, श्रेया जो अंदर आई थी उसके मुंह से एकदम ही निकला, फिर वो संभली, पर नीलाक्ष जरूर आंखें चढ़ाकर उसे घूरने लगा। कोई नहीं कहा कर, मैंने कहा है ना तुझे। कामिनी जी ने बात संभाली, पर वो कहाँ बर्दाश्त करता, लेकिन माँ ने कहा था इसलिए कुछ कह भी नहीं सका। अच्छा अब छोड़ो। उसने अपनी माँ को रोका और उठकर बैठा।
कामिनी जी हाथ धोने के लिए बाथरूम में जा घुसी तो श्रिया को वो घूरने लगा जो उसे अजीब नहीं लगा। आजकल जैसे वो बहाने तलाशने लगा था उससे लड़ने के, चिढ़ने के। ये लड़की सुनो जाने लगी थी वो, पर उसने आवाज दी और उसका ये अंदाजा श्रिया के लिए नया था। वो इस तरह से उससे कभी बात नहीं करता था। जी कहिए, मेरी माँ को कौन सी घुट्टी पिलाई है तुमने? नीलाक्ष आंखें चढ़ाकर बोला तो श्रिया ने उसे देखा पर जवाब नहीं दिया। बाथरूम से बाहर आती कामिनी जी ने कहा, प्यार की घुट्टी। नीलाक्ष का मुंह बना तो श्रिया हल्का सा मुस्कुरा दी। उसको देखकर आज चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। जब से वो यहाँ आई थी या जब से उससे मिली थी, एक मैच्योरिटी उसके अंदर नजर आती, पर इस समय लगा जैसे वो एकदम अलग ही था। आप नहीं समझेंगे, आपको प्यार से बात करना भी नहीं आता, बदतमीजी करते हैं। उसे सुनाते हुए वो गई तो नीलाक्ष का मुंह खुला और फिर उसने किसी बच्चे की तरह अपनी माँ से शिकायत की, देखा देखा आपने क्या, सही तो बोलकर गई। कामिनी जी ने हंसकर उसका पक्ष लिया जो देखकर वो बुरी तरह से चिढ़ गया। तनुजा के बराबर में बैठी सौम्या को देखकर उसने पूछा, मनन से मिले बिना आ गई, क्या हो गया? उसने ये सुनकर सर हिलाया, कुछ नहीं। सौम्या तुम भी ना, वो कॉल कर रहा है। उसके फोन पर मनन की कॉल आ रही थी जिसे उसने नजरअंदाज किया और ये बात तनुजा को अजीब लगी। वो मैं गई थी तो सर्जरी में बिजी था। करती हूँ बात, तू जा कॉफी तो बना। सौम्या ने कहा तो तनुजा सर हिलाकर चली गई। सौम्या अपने आप को शांत करने लगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे उसका सामना नहीं करना। अजीब सी घबराहट उसके चेहरे पर नजर आने लगी। सौम्या आज तुम रुकी क्यों नहीं? यार मैं आ रहा था, मनन ने कमरे में उसके आते ही पूछा। वो ये सुनकर एक पल को नजरें चुराने लगी, फिर उसने जवाब दिया, तुम बिजी थे पेशेंट्स के साथ तभी आ गई। मनन ने जांचती सी नजर उस पर डाली। आजकल उसने नोटिस किया था वो कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी थी और उसकी वजह वो जानता था। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, इधर आओ। वो खामोशी से उसके बराबर में बैठी। सौम्या के गाल पर हाथ रखकर मनन ने एकदम ही नरमी से कहा, डोंट वरी सौम्या, सब ठीक हो जाएगा। जानता हूं नीलाक्ष को लेकर तुम बहुत परेशान होगी ही, पर इस तरह से खुद को परेशान करके अपने साथ भी गलत कर रही हो ना। सब ठीक हो जाएगा। उसने नरमी से उसके गाल को सहलाया। सौम्या उसे देखती रही, मन किया उसके सीने से लग जाए पर फिर रोक लिया खुद को। दोनों के बीच पति पत्नी से ज्यादा दोस्तों सा रिश्ता था, एक दायरा सा था जिसे वो तो नहीं तोड़ सकती थी, या शायद तोड़ना ही नहीं चाहती थी। मनन खुद ही आगे बढ़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। सौम्या पल भर को ब्लैंक हुई, फिर धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा। कोई और बात है? मनन ने अपने सीने से लगी सौम्या की तरफ देखकर पूछा तो उसने मना किया, नहीं तो। और अब वो फौरन ही उससे दूर हो गई। उसे देखता मनन सर हिलाकर बोला, ऐसे भागती हो जैसे कोई गलती हो गई। सौम्या नजर चुराकर उठने लगी तो उसकी कलाई को पकड़कर वो बोला, बात नहीं अभी पूरी। अंदाज सर्द था तो उसने नजर उठाकर उसे देखा। मनन उसकी आंखों में देखने की कोशिश करता हुआ बोला, कब तक चलेगा? नाराज भी नहीं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे भागती रहती हो। जानता हूं एक आदमी के पीछे नहीं लगने वाली, पर पति हूं तुम्हारा, थोड़ा तो सोचा करो। ऐसा कुछ नहीं है सच में? मनन ने पूछा तो वो सर हिला गई। उसने अब फासला कम किया और कलाई के साथ साथ अब उसकी कमर में हाथ डालकर उसकी कमर को पकड़ा। सौम्या की आंखों में हैरत साफ उतरी पर कुछ कहा नहीं। मनन के हाथ फासला कम होते होते और मजबूत हुए, वो एकदम ही ठहरी सी रही। फिर उसने कहा, मनन ये शश। उसके होठों पर उंगली रखकर उसकी कमर पर हथेली मजबूत कर उसने धीरे से उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। सौम्या की आंखें बंद सी हुई लेकिन पल भर में संभली। उसकी करीबी दिल को पिघलाने लगी तो धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसने खुद को उसकी बाहों में छोड़ दिया। और वो कम होता फासला और भी कम हुआ। कमरे में तेज चल रही सांसों की आवाज थी। उसके माथे को चूमकर उसने कहा, इतना अटैचमेंट ना लोग पाल रहे जानवरों से कर लेते हैं, पर एक तुम हो, पति से ही मतलब नहीं। सौम्या को अपनी बाहों में लेकर उसने कहा तो वो उसे घूरने लगी। पप्पी बनोगे मेरे? अजीब आदमी हो। और वैसे भी अटैचमेंट होना और प्यार होना अलग अलग चीजें होती है। आई अंडरस्टैंड, प्यार होने से रहा तुम्हें मुझसे, अटैचमेंट के नाम पर ही कुछ तो सुकून मिले। वो मुस्कुराकर बोला। उसके हाथ उसकी ड्रेस पर जैसे ही आए सौम्या ने तिरछी नजर उस पर डाली, अब घूरो तो मत। थके नहीं आज? वैसे तो आते ही पसर जाते हो, आज बड़ा थक गया हूं बहुत। उसके करीब होकर उसके गले से चेहरा लगाकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सौम्या उसके हाथों की छुअन महसूस कर पाई। उसने आंखें बंद कर ली। एक बार फिर वो फासला सिमटा जो अब तक उनके दरमियान था। आज सुबह जब नीलाक्ष उठा तब से ही उसने देखा वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने नाश्ता किया पर तब भी उसका कुछ पता नहीं था। वो जो उसके होने पर परेशान हो जाता उसे पता ही नहीं चला। उसकी नजरें श्रिया को तलाश रही थी। दोपहर तक भी वो नहीं थी। सारिका जी और कामिनी जी उसे देख रहे थे। वो उठता हुआ बोला, हो गया माँ? हाँ जा आराम कर। अपनी माँ की बात सुनकर वो वहां से जाने लगा पर उसकी नजर गेस्ट रूम की तरफ मुड़ी। वहां भी एकदम सन्नाटा था। ये गई कहाँ आज? कहीं मेरी बातों को सीरियसली तो नहीं ले लिया? उसने खुद में कहा। फिर कमरे में आकर बैठा तब भी ध्यान उस पर गया। लेकिन ऐसे कैसे चली गई?
उसका हस्बैंड आया था क्या? हो सकता है, पर अजीब है, ये लड़की भी एटलिस्ट जाने का बताती तो। फिर जब एहसास हुआ उसके बारे में सोच रहा था तब सर झटका, मैं क्यों सोच रहा हूं जो करे। दवाई की वजह से उसकी आंख लग गई। वो सीधा शाम को उठा, मुंह हाथ धोकर नीचे आया। हॉल में अब सब थे तो वो भी आकर बैठा। तभी एक आवाज सी सुनाई दी और फौरन नजर आए वो सामने थी, हाथ में चाय से भरे कप लिए वो सबके बीच आए। नीलाक्ष को समझ नहीं आया अब वो यहाँ कैसे हो गई, अभी तक तो थी नहीं। लेंगे क्या आप? श्रेया ने पूछा। जो सुनकर उसने चाय का कप उठा लिया पर कुछ कहा नहीं। आज उसने उसके हाथ से बनी चाय इतने दिनों में पहली बार ली। श्रेया उसे ही देख रही थी। पहली घूंट भरते ही नीलाक्ष के चेहरे पर एक शिकन आई, फिर वो खामोशी से चाय पीने लगा। नील ठीक लग रहा है अब कुछ? जितेंद्र जी ने पूछा तो उसने जवाब दिया, जी पर मुझे कोई काम करने ही नहीं दे रहे हैं आप सब। मैं प्लीज ऑफिस आना चाहता हूँ चाचू, घर में करने को कुछ नहीं होता, बोर हो जाता हूँ। नहीं अभी कहाँ। बोलते बोलते श्रेया को जैसे ही एहसास हुआ चुप हो गई और नीलाक्ष ने एकदम ही उसे घूरा, तुम चुप नहीं रह सकती क्या? नहीं नील अभी नहीं जाना ऑफिस तुझे। और फिर से अपनी माँ को उसकी बात का समर्थन करते देखकर वो चिढ़ गया। आप भी ना माँ, मुझे समझ नहीं आती है। और तुम ना सिर्फ इन पर चलाओ हुक्म, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो चिढ़कर बोला। आजकल वो छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता तो श्रेया ने ध्यान नहीं दिया पर नीलाक्ष की चिड़न कम नहीं हुई। नील बदतमीजी नहीं, कामिनी जी ने डांटा तो एकदम चिढ़ता हुआ उठकर वहां से निकल गया। कमरे में आते ही एकदम ही इरिटेशन के साथ उसने कहा, पता नहीं क्या लड़की है, सोचती भी नहीं और ऐसे हुक्म चलाने लगी है जैसे मेरी ही बीवी हो। फिर बुरा सा मुंह बनाया, बीवी इतनी छोटी, अब तो ना इसे इसके पति के पास भेजना ही पड़ेगा, वो झेले इसे, मैं क्यों झेलने लगा। वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था पर उसके पीछे कमरे में आ रही श्रेया ये सब दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। आंखों में जरा सी नमी आई मगर अगले ही पल हल्का सा मुस्कुरा दी। झेलना तो आपको ही पड़ेगा पतिदेव, सारे बदले लूंगी एक एक करके, बस ठीक हो जाओ आप। नीलाक्ष जो अपने में बोल रहा था अनायास ही नजर दरवाजे पर पड़ी। उसे इस तरह खड़ा और मुस्कुराता देखकर उसकी भौहें उचक गई। श्रेया की नजर जैसे ही उस पर पड़ी उसने अपनी मुस्कान समेटी और ट्रे लिए अंदर आ गई। तुम यहाँ क्यों आ गई? अब जरा सी चिड़न अब भी उसके अंदाज में थी। नीलाक्ष की बात सुनती श्रेया ने उसे देखा। वो आहिस्ता से बोली, बस हो गया, आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं, आराम कीजिए, तबीयत पर असर पड़ेगा। उसकी बात पर वो चिढ़कर कुछ कहने ही लगा था तभी उसने बात पूरी की, ठाकुर साहब। वो बोलते बोलते चुप हो गया। जाने क्यों ये शब्द सुनकर चुप सा हो गया। नजर उस पर आई, उसने ट्रे रखा और बोली, सूप पी लीजिए, खाया नहीं आपने ढंग से। तुम क्यों हर समय पीछे पड़ी रहती हो? जब देखो इतना मुझे मां नहीं सुनाती, ऐसे ही इरिटेशन होती है, ऊपर से तुम। वो जरा सा फ्रस्ट्रेशन के साथ बोला। श्रेया को समझ आ रहा था इस समय उसकी हालत क्या थी। वो बेवजह गुस्सा करने लगा था जो उसके किरदार का हिस्सा नहीं था, ये भी वो जानती थी। उसने धीरे से कहा, बैठेंगे? आवाज एकदम सर्द रही। नीलाक्ष ने एक गहरी सांस ली। वो बिस्तर पर बैठा तो श्रेया थोड़ा फासले पर बैठी और उसने चम्मच उठाकर उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया। नीलाक्ष उसे देखने लगा तो उसने आहिस्ता से कहा, ठाकुर साहब इतनी बुरी नहीं हूं मैं जितनी आपको लगती हूं। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा ही अपनापन महसूस हुआ और उसने अपना मुंह खोला। वो खामोशी से उसे सूप पिलाने लगी। नीलाक्ष की नजर रह रहकर उस पर आती, वो उसको देखता रहा तो कुछ पल बाद उसने खामोशी तोड़ी। क्या महसूस कर रहे हैं बताइए ना, शायद कुछ मदद कर दूं? और वो जो इतने दिन से समझ नहीं पा रहा था उसके मन में क्या चल रहा था, किससे क्या कहे, उसे मानो यही सुनना था। उसने उसे देखकर कहा, पता नहीं मुझे क्या फील हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ ब्लैंक है। मैं कोशिश करता हूं तो एक धुंधली सी याद आती है, एक आवाज जो बहुत करीब महसूस होती है, वो हंसी। कुछ समझ नहीं आता, बेमतलब में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ऊपर से करने को कुछ नहीं है। अपने कमरे में मुझे अजीब सा लगता है जैसे मेरा है ही नहीं। श्रेया एक पल को ठिठक गई, क्या उसकी यादों में वो आने लगी थी? ये सोचकर उसने एक गहरी सांस ली। आपको अभी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आप ज्यादा सोच रहे हैं। जो नहीं याद है उसको छोड़िए, जो बन सकती है वो यादें बनाइए। काम अभी शुरू करेंगे तो पुरानी चीजें आपको परेशान करेगी और इस वजह से कह रही थी मैं भी। चाचा जी नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको देंगे तब करिएगा शुरू। ऐसा कहते हुए वो उसे सूप पिला रही थी। उसकी बातों में अजीब सी शांति थी। जाने क्यों नीलाक्ष की नजर उस पर रुक गई। श्रेया ने अपनी झुकी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। हुक्म नहीं चला रही हूं आप पर, बस आपकी तकलीफ बढ़ेगी इसलिए कहती हूं। मां के लिए बहुत कीमती है आप। वो थमा सा उसे देखता रहा। सूप पिलाकर उसने उसका मुंह साफ करने के लिए अपना दुपट्टा आगे किया। नीलाक्ष ने अजीब से अंदाज में उसे देखा तो वो बोली, ध्यान रखना आदत है मेरी, बस आपको नहीं पसंद तो नहीं करूंगी और चली जाऊंगी। मेरा वो मतलब नहीं था, नीलाक्ष ने एकदम ही कहा। वो जरा झिझका उसके साथ, बेवजह उसने इस तरह बर्ताव किया। श्रेया पीछे हटी, कुछ लेंगे तो बताइएगा। वो ड्रा से दवा निकालकर उसे देने लगी। नीलाक्ष उसे ही देख रहा था, जब से वो आया था वो हर पल उसका ध्यान रखने के लिए रहती, हालांकि उसने तो काफी कुछ सुनाया भी तब भी।
दवाई देकर श्रेया जाने लगी। सुनो श्रेया। नीलाक्ष की आवाज उसके कदमों को रोक गई। वो आजकल इस तरह से बात करता जो वो चाहती भी ताकि अपनापन सा लगे, पर अभी वो नहीं था। जी। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा तो वो बोला, सॉरी तुम मेरी बात की वजह से जाना मत। वो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूं ना, इसलिए बोल दिया। कोई बात नहीं, समझती हूँ। उसने जवाब दिया। अंदाज ऐसा था जैसे उसकी बात का उसे बुरा नहीं लगा, जो देखकर नीलाक्ष ने कहा, वैसे तुमने जल्दी शादी नहीं कर ली? शादी का जिक्र आते ही श्रेया फीका सा मुस्कुरा दी। तकदीर में यही था। हम पर वेट करना चाहिए था, बहुत जल्दी था। और वैसे तुम्हारा हस्बैंड क्यों नहीं आता? उसके साथ नहीं रहती? क्यों? अच्छा नहीं है क्या? मां ने कहा कद्र नहीं करता। नीलाक्ष के मन में सवाल था जो उसने कर ही दिया। उसके सवाल को सुनकर वो उसकी तरफ देखने लगी। आप बुरा मत मानना, पर प्लीज मेरे हस्बैंड के बारे में प्लीज कुछ मत कहा करिए। जिस अंदाज में उसने कहा, नीलाक्ष चुप हो गया। उसको इससे पहले काफी कुछ कहा था उसने, पर उसने तब कुछ नहीं कहा, पर इस समय गंभीर हो गई। वो ट्रे लिए वहां से निकल गई। नीलाक्ष उसको जाते देखकर एक गहरी सांस लेकर लेटा। उसकी नजर दरवाजे पर थी। आज श्रेया से बात करके मन शांत हुआ, पर अब कुछ सवाल बढ़े। उसकी जिंदगी में ऐसा क्या था जो समझ नहीं आ रहा था? क्यों वो यहाँ थी? किससे उसकी शादी हुई? अपने पिता के साथ ना जाकर अगर वो यहाँ उसके घर पर हक से रुकी थी तो कोई तो वजह होगी। ये सब सोचते हुए दवाइयों के असर के चलते उसकी आंख कब लगी उसे पता नहीं चला। वो गहरी नींद में चला गया। सौम्या बाहर देख रही थी। खिड़की पर टिकी उसकी नजर बाहर थी। आसमान में देखते हुए एक गहरी सांस ली, तभी पीछे से एक हाथ आकर उसकी बैली पर रुका। मनन की छुअन महसूस कर उसने आंखें बंद की। वो उसके कंधे पर चेहरा टिकाकर बोला, क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम आज फ्री हो गए। हम सर्जरी हो गई आज की। मयंक चौधरी फाइनली ठीक है। वो अब रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, पर ठीक है। मनन की बात सुनती सौम्या ने अपनी नजर उस पर डाली तो उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। डिस्टर्ब लगती हो आजकल। बात भी ढंग से नहीं करती, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ किया है मैंने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, सौम्या ने कहा, पर मनन अब भी उसे देख रहा था। फिर अचानक ही कुछ याद आया। और हाँ, वो जो नीलाक्ष के एक्सीडेंट के लिए पता करने का कह रही थी, अथर्व के नाम पर अभी पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। पूछताछ हुई है पर क्लियर है उसकी तरफ से। नहीं, उस बदतमीज आदमी पर भरोसा नहीं है, उसने ही कुछ किया है, मैं बोल रही हूं ना। एकदम ही उसने कहा। मनन ने गंभीरता से सर हिलाया। पता करने की कोशिश कर रहा हूं, जो पता चला वो बताया, आगे अगर कुछ पता चलेगा तो बता दूंगा। हाँ मनन, मैं बोल रही हूं, मुझे पूरा शक है, अगर उसका हाथ निकला तो मार डालूंगी मैं उसे। अभी जेल में है वो। अच्छा रिलैक्स, कोल्ड कॉफी लाता हूं। मनन उसका मूड देखकर ये कहते हुए वहां से निकला। सौम्या ने एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। मयंक चौधरी, ये नाम लेते हुए उसके चेहरे पर शिकन आए। मैं नहीं चाहती तुम मेरे सामने भी आओ। जो बीत गया वो सब नहीं याद करना, पर फिर भी तुम आ गए सामने। अजीब सी बेचैनी उसके चेहरे पर नजर आने लगी, जिसे छिपाने की वो कोशिश कर रही थी। तनुजा, मैं आती हूँ। इतना कहकर वो हड़बड़ाकर वहां से जाने लगी। आज रुद्र अचानक से गिर गया था तो वो उसे लेकर तनुजा के साथ सीधा मनन के हॉस्पिटल लेकर आई, जहां कहा गया वो अंदर था। अंदर पेशेंट बेड पर जो पेशेंट था उसे देखकर सौम्या आगे ना बढ़ सकी, इसलिए बहाना बनाया। तनुजा जो रुद्र को अपनी गोद में लिए थी, उसने उसे देखा पर कुछ कह ना सकी, लेकिन रुद्र उसने तो सीधा उसका दुपट्टा पकड़ा। मासी मासी नहीं जाओ। रोते हुए बच्चे, खासकर उसकी आवाज सुनकर वो कैसे आगे बढ़ती, पर रुक जाना भी जैसे उतना ही मुश्किल था। सौम्या को पहली बार तनुजा ने इस तरह से देखा जब वो कुछ परेशान लगी, वो भी इस तरह से। वो उसे देख रही थी जो रुद्र को संभालते हुए आगे बढ़ी। मनन आवाज सुनकर पलटा। वो बेड पर पड़े पेशेंट को चेक कर रहा था, पर फिर मनन रुद्र के पांव पर पड़ी, जहां से काफी खून निकल रहा था। दुपट्टा तो पूरा लाल पड़ गया था। ओह गॉड, मनन ने एकदम ही कहा, फिर नर्स की ओर देखकर बोला, जल्दी से सामान लेकर आइए। तनुजा रुद्र को लिए बैठी। मनन उसके पांव पर आए गहरे जख्म से खून रोकने की कोशिश करने लगा। वो बच्चा रो नहीं रहा था, पर उसने सौम्या के हाथ को एकदम जकड़कर रखा था। सौम्या भी एकदम सामान्य होकर उसे संभाल रही थी। पेशेंट बेड पर पड़ा। मयंक चौधरी उसे देखने की कोशिश करने लगा। सोमू उसे पहचानने की कोशिश में उसने आवाज दी। सौम्या ने आवाज सुनी तो ऐसा लगा जैसे वो कांप गई। उसने अपने आप को सामान्य करने की कोशिश की। बाकी मनन, तनुजा या किसी का ध्यान इस समय खास गया नहीं, क्योंकि वो आवाज बहुत धीमी थी। सौम्या भी नजरअंदाज कर गई, पर वो पेशेंट बेड पर लेटा मयंक बैठने की कोशिश करता हुआ लगातार उबे ही देख रहा था, मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। सौम्या को लगातार देखने और पहचानने की कोशिश में लगा मयंक अब धीरे धीरे शांत पड़ने लगा। डॉक्टर अंकल, दुख रहा है अब मुझको। रुद्र जो अब तक चुप था, उसने बहुत ही मासूमियत से कहा तो मनन ने नर्स की तरफ देखा, फिर सौम्या को देखकर बोला, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे मुझे चोट लगी ना, तो मेरी मासी परेशान हो गई। रुद्र बहुत ही मासूमियत से बोला, जो सुनकर मनन और तनुजा के लब अपने आप ही मुस्कुराए। बस हो गया।
ड्रेसिंग करके मनन ने उसके लिए दवाइयां लिखी और उसके बाद वो इंजेक्शन रेडी कर रहा था। रुद्र बहुत डरा नहीं, पर उसने सौम्या को छोड़ा भी नहीं। बस हो गया। इंजेक्शन लगाकर मनन ने उसे देखा, लगा वो रोएगा पर वो नहीं रोया। नज ने कहा, ब्रेव बेबी हो आप। वो इतराता हुआ बोला, आई नो आंटी। तनुजा का ध्यान फिर से सौम्या पर गया। जब से रुद्र को चोट लगी थी तब से वो उसे परेशान नजर आ रही थी, पर इस समय कुछ अजीब ही लगा। पिछले कुछ दिनों से उसे महसूस हो रहा था सौम्या डिस्टर्ब थी, पर वो कुछ कहती भी तो नहीं थी। मनन ने भी उसे देखा, कुछ डिस्टर्ब लगी। रुद्र आप ठीक है ना बच्चे? उसने पूछा तो उसने हामी भरी। ओके, हम चलते हैं, सौम्या ने रुद्र को अपनी गोद में लेते हुए कहा, और जैसे ही पलटी सामने वो चेहरा नजर आ गया जिसे देखकर एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड के लिए ठिठक गई, फिर वो फौरन ही आगे बढ़ गई। मयंक की नजरें भी कुछ हैरान थी, मानो उसने ये एक्सेप्ट ना किया हो। तनुजा सौम्या के साथ बाहर निकलने लगी। सौम्या रुकना, अभी आ रहा हूं। उसकी आवाज सुनकर भी वो आगे निकली। मनन ने वापस आकर मयंक की रिपोर्ट्स देखी। कुछ दिन और रहना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर ये वो लोग अभी आए थे, वो फैमिली मेरी वाइफ थी, मनन ने जवाब दिया और नर्स को इंजेक्शन बताकर वहां से निकला। बाहर आया तो उसकी नजरों ने सौम्या को तलाशा, जो इस समय उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। सर आपकी वाइफ चली गई, वहां कॉरिडोर में काम कर रहे स्टाफ ने बताया, जो सुनकर कुछ अजीब लगा। वो अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। सौम्या भी ना आजकल समझ नहीं आ रही है हुआ क्या है। नीलाक्ष या रुद्र की वजह से इतना डिस्टर्ब तो नहीं होगी। अब उसे ही खटकने लगा था। रुद्र और तनुजा के साथ वो उनके घर पर थी। उसे सुलाकर उसने हल्के से उसके सर को चूम लिया। ध्यान रखना, इसका जब तक ठीक नहीं होता ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। सौम्या के साथ तनुजा बाहर आए। चले जाना, थोड़ी देर तो रुक। तनुजा यार, अच्छा एक स्ट्रोक कॉफी बना दे। उसका लहजा इस बार कुछ थका हुआ था। तनुजा को भी उससे बात करनी थी, इसलिए ये अच्छा मौका लगा। थोड़ी देर बाद वो वापस आए। उसके सामने टेबल पर कप रखकर उसने बराबर में बैठते हुए कहा, मनन से झगड़ा हुआ? नहीं। फिर? आजकल नोटिस किया है बहुत ही परेशान रह रही है तू। मनन से बात भी नहीं करती ढंग से। कुछ हुआ है क्या? सौम्या यकीन करो, अगर मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ तनुजा, तेरी वजह से तो होगा ही नहीं, बस कुछ चीजें कभी कभी डिस्टर्ब कर देती है। सौम्या ने उसकी बात गंभीरता से काटी। तनुजा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर बोली, आंटी ने एक बार कहा था क्या, अगर मैं गलत ना हूं तो वो वजह से, पर तू तो बहुत पहले ही आगे बढ़ गई थी, क्या हुआ अचानक? पीछे कब गई मैं? घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस जब जिंदगी पीछे खींचने लगती है तो डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, दैट्स इट। सौम्या ने जवाब पर तनुजा उसे देखने लगी। उसने हल्का सा हंसकर एक बार फिर से कहा, सरियल मुंह बना मत, अब तू वो मेरा पति काफी है दिमाग खाने के लिए, उसका ही सोचती हूँ। वो कहते हैं ना भला है बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है। फिर मेरा वाला पिशाच निशाचर भी नहीं, काम चलाऊ आदमी है। बस पुरानी चीजें फेस नहीं करना चाहती हूँ। अब भी चाहती है उसे? तनुजा ने पूछा तो सौम्या ने उसकी तरफ देखा, फिर बोली, और अगर ये सवाल मैं पूछूं तो? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, सौम्या जानती है तू ऐसा नहीं है। बस वही है भाई, मैं चुप क्या हुई, सबको लगा पगला गई हूं। ये दीवानापन पागलपन नहीं होता। लूटी हुई आशिक मतलब आशिका, दीवानी वाटेवर कुछ भी नहीं बनी। मैं चिल करो यार। इधर मेरा वाला पगलाया हुआ है, बात करनी पड़ेगी उससे भी पता चले, अगर ही बीमारी घोषित कर दे मेरे अंदर। सौम्या ने अपने ही अंदाज में कहा, जो सुनकर तनुजा अब हंस पड़ी। इसलिए? बस इसलिए तो लगता था जैसे वो बदल सी गई। ये था उसका मिजाज। अब ठीक है, मैं तो सच में ही परेशान हो गई थी, पता नहीं तुझे क्या हो गया। वैसे अचानक से वो सब क्यों याद आया? यहाँ पर तो कोई लिंक नहीं उस बात का। तनुजा की बात सुनकर सौम्या की मुस्कान फीकी पड़ गई। हमें लगता है जहाँ लिंक नहीं है वहीं पर लिंक निकल आता है। ये गई कहाँ? उसकी नजरें एक बार फिर से उसे तलाश रही थी, जो समय दोपहर के समय उसे घर में तो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। कॉलेज गई होगी ना? उसे खुद ही याद आया। श्रेया के ना होने पर भी वो उसे तलाशता हुआ रहता। नीलाक्ष वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा, तभी उसके कान में अपनी चाची की आवाज पड़ी, जो किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ भाभी, आपकी बड़ी बहू की पहली वट सावित्री होगी, मैं आती तो जरूर, देखो हुआ तो आऊंगी। यहाँ पर सौम्या भी रहेगी, श्रेया भी, तो देखती हूँ, दीदी तो करती नहीं, सब मुझे ही देखना होगा। बात करते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नीलाक्ष भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, पर जहन में उनकी बात थी। वो वही सब सोचता हुआ अपने कमरे में आया। तो क्या उसका हस्बैंड आएगा? श्रेया का ख्याल लिए उनसे खुद में कहा, फिर कंधे झटके, मुझे क्या? हालांकि उसका ध्यान अब भी इसी बात पर था। कॉलेज, घर, नीलाक्ष की देखभाल में उसका पूरा दिन निकल जाता तो उदास तक होने के लिए मानो जैसे वक्त ही नहीं मिलता, मगर रात ये वो पहर था जब वो एकदम ही अकेली हो जाती। ध्यान नीलाक्ष पर चला जाता। क्यों? उसकी यादें धुंधली हो गई थी। वो जो उसके बिना रहना ही नहीं चाहता था, आज उसे वो याद तक नहीं थी। ये सोचते ही आंखें पनीली सी हो गई। श्रेया की आंखों से आंसू की बूंद गालों तक आए, तभी आवाज आए, अगर मिस करती हो तो जाओ ना अपने हस्बैंड के पास।
नीलाक्ष की आवाज सुनकर ठिठकी पर जो उसने कहा था वो बस होठों पर फीकी सी मुस्कान ले आया। नीलाक्ष उसके पास आकर दूरी बनाकर खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर ना अब आंसू थे ना ही आंखों में नमी, एकदम शांत हो गई थी वो। आप यहाँ कुछ काम था? उसने सपाट से अंदाज में पूछा। जो सुनकर नीलाक्ष ने उसे देखा, फिर चिढ़कर कहा, क्यों रात के समय आंगन में या छत पर तुम ही हो सकती हो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। जो भी कहा मुझे क्या। वैसे ये बताओ, तुम रो रही थी तो जाती क्यों नहीं? नहीं, अभी मेरी बात को गलत वे में मत लेना, पर जब तुम इतना मिस कर रही हो अपने हस्बैंड को तो जाना चाहिए। नीलाक्ष की बात सुनकर श्रिया हल्का सा मुस्कुरा दी। ये आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे हस्बैंड में? नीलाक्ष ने जैसे ही ये सुना उसने हड़बड़ाकर अजीब से अंदाज में कहा, मुझे मुझे क्यों आने लगा इंटरेस्ट, मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रहा था। मंदबुद्धि लड़की, इतने दिन तक कोई नहीं छोड़ता अपनी बीवी को कहीं और। उसकी बात सुनती श्रिया हल्का सा मुस्कुराए हुए ही बोली, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है? नीलाक्ष ने जैसे ही ये सुना वो सर हिलाकर बोला, एक तो मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तुम मुझे ही लपेट रही हो। नहीं, बस पूछा मैंने, बात ही ऐसी कर रहे थे आप। उसने हल्की सी फीके मुस्कान के साथ कहा तो नीलाक्ष ने मुंह बनाए उसे देखा। वो सामने देखने लगी पर उसकी नजर उस पर थी, शांत से उसके चेहरे पर अलग सा ही आकर्षक महसूस हुआ। वो उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था जहां सूनापन नजर आ रहा था। तुमने कर क्यों ली शादी? अब आप बस करेंगे प्लीज? वो चिड़ी आखिर बार बार एक ही बात कह रहा था नीलाक्ष, जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा थी। अच्छा ठीक है, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? नींद नहीं आ रही थी तभी आया इधर मैं। उसे गुस्सा होते देखकर उसने कहा तो श्रिया भी अब चुप हुई। उसके साथ बात करने का बहाना तो जैसे उसे ही चाहिए था पर कर नहीं पा रही थी। आपने दवा ली? हाँ, तुमने क्यों नहीं दी आज? नीलाक्ष आंखें चढ़ाकर बोला तो उसने जवाब दिया, आपको नहीं पसंद इसलिए। नीलाक्ष ये सुनकर चुप सा हुआ। पहले उसने जिस तरह से बिहेव किया उसके बाद शायद उसे उसकी बात बुरी लगी। लाजमी भी था। उसे अफसोस हुआ। उसने उसकी तरफ देखा। श्रिया हवा में लहराते दुपट्टे को कंधे पर ठीक करती हुई अपने बालों को समेट रही थी। वो उसकी तरफ देखता रहा, जाने क्यों उसकी नजर उससे हटी ही नहीं। कुछ अलग सा एहसास था, वो अपलक उसे देखता रहा। श्रिया ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। इस तरह से नीलाक्ष को खुद को देखता पाकर धीरे से बोली, कुछ कहना है? वो उसकी आवाज सुनते एकदम ही होश में आया। नहीं तो, नीलाक्ष ने झेपते हुए जवाब दिया। नजरें चुराते नीलाक्ष को देखकर उसने एक बार फिर से कहा, चलिए फिर मैं जाती हूं, आप डिस्टर्ब होंगे। वो इतना कहकर वहां से निकल गई। नीलाक्ष जाते हुए उसे देख रहा था। पता नहीं कैसी है ये भी, और मैं भी ना, क्या जरूरत थी उसे ऐसे देखने की। नीलाक्ष ने अपने ही माथे पर चपट लगाई। फिर वो मंजर आंखों के सामने आया। श्रिया का चेहरा आंखों के सामने आ गया। वो लंबी सांस लेने लगा। जब सामने होती है तब चिढ़ भी जाता हूँ, इतना हक जताती है, अब जब ऐसे जा रही तब भी मुझे बुरा लग रहा है। अजीब हो गया हूँ मैं, पता नहीं क्यों हर समय सिर्फ ये ही दिखती है। वो खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहा था। श्रिया को जैसे आज उसने देखा, जो उसने महसूस किया, उसके बाद कुछ और भी ज्यादा ही उलझ गया। सौम्या, मेरी व्हाइट शर्ट निकाल दो। मनन रेडी हो रही था, उसने शर्ट मांगी तो सौम्या अलमारी से शर्ट निकालकर उसके पास आई। टी शर्ट निकाल, उसने शर्ट डाली। बटन लगाते हुए सौम्या को देखा जो उसे ही देख रही थी। क्या? मनन ने पूछा तो उसने आगे बढ़कर शर्ट के बटन लगाए। कुछ नहीं हुआ, आजकल बस थोड़ा डिस्टर्ब थी। वही तो पूछ रहा हूँ क्या हुआ? सौम्या, मुझे कुछ कहने में इतना सोचना पड़ रहा है, तुम्हें क्यों? मनन ने बहुत नर्म आवाज में पूछा। उनके बीच बेशक पति पत्नी का रिश्ता हो पर उससे ज्यादा दोस्ती थी। सौम्या को भी महसूस हुआ अपने मन की उलझन के चलते उसे परेशान भी कर रही थी, और जो उसके मन में था वो जानना मनन डिजर्व भी करता था। ऐसा नहीं है कुछ खास, तुम आजकल बिजी रहते हो, नील के लिए भी डिस्टर्ब थी तो शायद तुम्हें लग रहा होगा। आज फ्री हो तो डिनर के लिए चले, बात भी हो जाएगी और साथ में वक्त भी मिल जाएगा, सौम्या ने कहा। उसे देख रही थी। हाँ ठीक है, और अगर डिस्टर्ब हो तो थोड़ा आराम दो खुद को। मनन ने हल्के से उसके गाल को छूकर कहा तो वो मुस्कुराकर बोली, आजकल बड़ी परवाह हो रही है तुम्हें। होनी भी चाहिए, मनन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सौम्या के लबों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई और वो अब उसके सीने से लग गई। मनन ने उसके सर को चूमा तो वो मुस्कुरा दी। मयंक की नजर सामने खुद को देखते मनन पर थी। आज वो उसे किसी और नजर से देख रहा था। मनन ने इंजेक्शन नर्स को दिया, खुद को उसकी रिपोर्ट्स देख रहा था। अब आपको 2 दिन बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा, उसने कहा। फिर उसे खुद को देखता पाकर कुछ अजीब लगा। कोई प्रॉब्लम है? सौम्या से बात करवा सकते हैं आप मेरी? मयंक ने पूछा। उसके मुंह से इस तरह से सौम्या का नाम सुनकर कुछ अजीब लगा। मेरी वाइफ सौम्या? हाँ, सौम्या मिश्रा। मयंक ने उसका पूरा नाम लिया। मनन को समझ नहीं आया वो उसको जानता था क्या, पर सौम्या ने तो अब तक कोई जिक्र नहीं किया। तुम उसे जानते हैं? सवाल जो मन में आया था वो जबान पर आया तो मयंक ने जवाब दिया, बहुत अच्छे से। मनन ने उसको गौर से देखा, कुछ महसूस हुआ। फिर सौम्या का बदलता सा अंदाज, डिस्टर्ब रहना, सब कुछ सोचते हुए उसके माथे पर शिकन सी आ गई। उसने कुछ सोचकर उसका नंबर डायल किया और वहां से निकल गया।
मयंक जाते हुए मनन को देख रहा था। कॉल कनेक्ट होते ही मनन ने कहा, हॉस्पिटल आओगी? मनन, मैंने कहा था डिनर का। हॉस्पिटल क्यों आना, मुझे काम है और वैसे भी अभी कुछ ज्यादा ही बिजी हो, शाम को मिलते हैं घर पर। उसने अजीब से अंदाज में कहा तो मनन को सब कुछ जैसे एक बार फिर से याद आने लगा। वो नहीं आना चाह रही थी, उसकी तरफ से होते बहाने मनन इस समय साफ महसूस कर सकता था। सौम्या प्लीज, इट्स अर्जेंट, मैं वेट कर रहा हूं, मनन ने गंभीरता से कहा और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मयंक ने सौम्या का ही नाम लिया और अब सारी चीजें नोटिस करते हुए उसने ध्यान दिया वो तब से ही वियर्ड बिहेव कर रही थी। अगर कुछ था तो मुझे तो बताना चाहिए था, उसने खुद में ही कहा। वाकई समझ पाना मुश्किल था मयंक ने जो कहा उस हिसाब से वो उसे बहुत अच्छे से जानता था, पर सौम्या सब छिपा रही थी। क्यों? मनन के मन में अब सिर्फ सवाल था। सौम्या आना नहीं चाहती थी मगर मनन ने जिस तरह से कहा उसे आना पड़ा। उसके केबिन के दरवाजे के पास खड़ी वो लंबी सांस लेकर दरवाजा खोलकर अंदर आए। हाँ बोलो मनन, तुमने बोला। बोलते बोलते उसके शब्द गले में ही अटक गए। सामने मनन नहीं, उसकी जगह पर मयंक था। मयंक को देखकर उसके कदम जहां थे वहां जम से गए। वो भी उसे ही देख रहा था। सौम्या पल भर में संभली। उसने फोन निकालकर मनन का नंबर डायल करने लगी। सौम्या, मुझे बात करनी है तुमसे, उसने कहा और उसकी आवाज सुनते ही जैसे उसके हाथ कान पे, उसके हाथ से फोन गिरता गिरता बचा। मयंक उठकर उसके सामने आ गया। वो उससे नजरें नहीं मिला रही थी पर वो ठीक उसके सामने आ गया। सोमू, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, समझ आया मुझे, पर इतना पहचाना नहीं क्या? मयंक का अंदाज बेहद ही सामान्य था। सौम्या ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा, फिर जवाब दिया, पहचान लिया और इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं अपने हस्बैंड से मिलने आई थी। तुम यहाँ कैसे? मयंक के सामने अब वो वैसी थी जैसी हुआ करती थी। वो एक बार फिर से बोला, हस्बैंड? तुमने शादी भी कर ली? हाँ, बहुत वक्त हो गया, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फोन पर देखा फिर दरवाजा खोलने लगी। यार सौम्या, अजीब सा बिहेव कर रही हो तुम, मयंक ने कहा तो सौम्या के हाथ रुके, लेकिन उसी पल मनन दरवाजे पर आ गया। मयंक को वहां देखकर उसने सौम्या को देखा जो उसके ही आने का इंतजार कर रही थी। मनन को देखकर मयंक भी चुप सा हो गया। तुमने मुझे बुलाया और खुद कहाँ गायब थे? सौम्या ने उसकी बांह को थामकर कहा। मनन ने गर्दन घुमाकर उसे देखा, फिर मयंक को, बात करनी थी तुम्हें हुई? सौम्या ये सुनकर हैरान हुए उसे देखने लगी, मतलब मयंक के कहने पर उसने कॉल किया था? वो सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। नहीं, मयंक की बात पूरी होती उससे पहले ही सौम्या ने कहा, तुमसे बात करनी थी, मुझे जाना है, देर हो रही है। मनन ने उसकी तरफ देखा, फिर मयंक को जो शायद उससे कुछ बात करता चाह रहा था, पर सौम्या का रवैया अलग ही था। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, फ्री हो ना, चलो अब। मनन ने एक नजर उसे देखा, फिर मयंक को जो शायद बात करना चाह रहा था। मयंक की तरफ देखकर उसने कुछ कहना चाह रहा था, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही सौम्या ने एक बार फिर से कहा, चलो मनन, एक्सक्यूज मी, बिजी है हम। मनन ने फिर से उसे देखा, वो उसके साथ बाहर निकली। मनन ने कुछ नहीं कहा, पर सौम्या को अब खुद ही हिचक महसूस हो रही थी। बाहर आकर सौम्या मनन के साथ उसकी गाड़ी में बैठी। वो ड्राइव करता हुआ सामने देखने लगा, पर सौम्या की नजर उस पर ही आ रुकती। मुझे बताया नहीं तुमने इस तरह से कॉल की और खुद ही जगह किसी और को बैठा दिया, धीरे से उसने कहा। सौम्या, सीरियसली तुम ये कह रही हो? मनन ने कहा, और जिस तरह से कहा सौम्या एक पल के लिए ठिठकी। उसके अंदाज में लगा वो खफा था, जो गलत भी नहीं था। मनन को देखकर उसने आहिस्ता से कहा, मनन, जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं था, वो बस। सौम्या, रहने दो प्लीज, उसने खफा से अंदाज में उसकी बात को काटकर कहा। वो चुप सी हो गई। श्रिया दिव्यांश के साथ कॉलेज से आए। गाड़ी से निकलकर दोनों बाहर थे। वो हंसता हुआ उसके कंधे पर हाथ रखकर कुछ कह रहा था, जिस पर उसने उसे घूरकर आंख दिखाई तो उसने उसकी नाक खींची। श्रिया ने फिर से उसे घूरा और नाराजगी से उसके कंधे पर मुक्का जड़ दिया। वो एक बार फिर से उसके गाल खींचता हुआ हंस दिया। नीलाक्ष जो अपने कमरे में था वो बालकनी से ये नजारा देख रहा था। चेहरे पर भाव बन बिगड़ रहे थे। श्रिया के जितने पास दिव्यांश उसे नजर आता उसकी आंखों को ये खटक रहा था। ये लड़का कौन है? वो खुद में ही बड़बड़ाया। वो उसके साथ कंफर्टेबल नजर आई जो देखता रहा। वो अंदर आते नजर आए तो वो भी अब अपने कमरे में आ गया और फौरन ही नीचे आया। श्रिया का दोस्त होने के नाते वो यहाँ था। उनकी बातें, हंसी मजाक, मस्ती, सब कुछ नीलाक्ष अपनी आंखों से देख रहा था, पर उसे ये सब अच्छा नहीं लगा, जाने क्यों। और श्रिया, उसने फिलहाल उस पर ध्यान दिया ही नहीं। मनन और सौम्या घर आ गए। वो उससे बात करना चाह रही थी, पर मीना जी के साथ कुछ पड़ोसी थे जिन्होंने उसे पास ही बैठा लिया। वो यूं तो किसी के साथ वक्त नहीं बिताती, पर अभी मौका नहीं लगा कि यहां से निकले। फिर जब मौका मिला तो कमरे में आए। मनन किसी से फोन पर बात कर रहा था। रिपोर्ट्स देखी है मैंने, हार्ट में ब्लॉकेज है, आगे आप मिलिए पेशेंट के साथ। नहीं, परेशान नहीं होइए, मैं पर्सनली हैंडल करूंगा आपके फादर का केस। सौम्या उसके फ्री होने का इंतजार करने लगी। मनन ने उसे देखा और खिड़की की तरफ आकर खड़ा हो गया। वो अब भी बातों में लगा था।
सौम्या ने उसके कंधे को थपथपाया तो मनन ने उसकी तरफ देखा। हाँ डॉक्टर नरेंद्र से बात हुई मेरी, मैं केस बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, आप मिले मुझसे आकर। सौम्या को देखते हुए ही वो बात में लगा रहा, जो देखकर उसने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। मनन ने बात करके जैसे ही फोन कान से हटाया, सौम्या ने उसके फोन को छीन लिया। अब क्या है? मनन ने कहा तो वो धीरे से बोली, नाराज हो? नहीं। तुम्हारी लाइफ में क्या है नहीं है वो तुम जिसे चाहो उसे बताओ, तुम जानो। उसने जवाब दिया। अंदाज बयां कर रहा था, उसे बुरा लगा था। सौम्या ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सोच रहे हो, वो बस मेरा। सौम्या सीरियसली तुम अब ये सोचने लगी? ओ गॉड, मैं बेवकूफ नहीं हूं, नजर आया मुझे आज वो कॉन्फिडेंट लड़की जो अपनी बात कहने से पहले एक बार नहीं सोचती, उसका नर्वस होना। और बात ये नहीं है क्या था क्यों था या जो भी है, बात बस ये है तुम्हें परेशान होना तक सही लगा, मुझसे शेयर करना नहीं। जो भी था मैंने ट्रांसपेरेंसी रखी, पर तुमने इतना अपना शायद समझा ही नहीं। मनन ने उसकी बात काट कर कहा। उसका अंदाज गंभीर था और सौम्या वो कुछ कह नहीं पाए। मनन ने अपनी बात पूरी की तो वो अभी कुछ पल तक कुछ कह नहीं सकी, फिर उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, ऐसा नहीं है मनन, एक्चुअली बात बस इतनी सी है, जो था वो मैटर तक नहीं करता। देखा मैंने कितना नहीं मैटर करता, एटलीस्ट जो है वो तो सच बोलो। मनन ने उसकी बात को काटा। सच में उसने देखा था आज जिस तरह से उसने रिएक्ट किया वो कुछ अलग ही था। आज से पहले उसने कभी भी उसे इस तरह से नर्वस होते नहीं देखा। मनन की बात सुनकर सौम्या पल भर के लिए फिर से चुप हो गई। उसके पास जैसे कहने के लिए बहुत कुछ था, पर अपनी बात को किस तरह से शुरू करें और किस तरह से अपनी बात पूरी करें ये उसको समझ नहीं आ रहा था। मनन, मनन मेरी बात तुम समझ नहीं रहे हो। सौम्या तुम समझ नहीं पा रही हो और तुम समझाने की कोशिश भी नहीं करती। अगर आज ये सब नहीं हुआ होता तो जैसा भी हो हमारे रिलेशनशिप में चीजें क्लियर थी, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट था। मुझे यकीन था तुम मुझ पर यकीन करती हो, पर तुमने आज आज रियलाइज करवाया इतना भी जितना मुझे लगने लगा था। मनन ने कहा। उसे वाकई बुरा लगा था, जो पूरी तरह से गलत भी नहीं था। नीलाक्ष जाने क्यों चिढ़कर बैठा था। डिनर के वक्त भी जब श्रिया उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगी तब भी उसने हाथ आगे कर दिया। अब जब वो उसके कमरे में दूध लेकर आए तब भी दूध का ग्लास टेबल पर रखती श्रिया ने कहा, पी लीजिएगा। नहीं चाहिए मुझे, तुम जाओ और काम नहीं है तुम्हें, वो बोला। अंदाज कुछ अजीब सा था तो श्रिया नासमझी से उसे देखने लगी। उसने कहा, नहीं पर आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे, मेरा दिमाग खराब करना बंद करो तुम, उसने जवाब दिया। श्रिया समझती थी आजकल वो ज्यादा ही इरिटेट हो जाता था, इसलिए कुछ कहे बिना वो चली गई। नीलाक्ष उसके जाने पर भी चिढ़ गया। और दिन दवाई खाना ये वो करते करते सर पर चढ़ी रहती थी। आज इसे दवा तक देने की फुर्सत नहीं है। सही है, अपने दोस्तों में लगी रहेगी। एक तो इसका पति पागल है पूरा, ऊपर से ये दोस्तों में बिजी। उसे बुरा किस बात का लग रहा था ये तो जैसे वो खुद भी नहीं जानता था। हल्की हल्की चल रही हवाएं चेहरे को छू रही थी। वो एकदम शांत खड़ा था। सौम्या या उसका रिश्ता कभी भी किसी सामान्य जोड़े की तरह नहीं था। बहुत अजीब सा था उनका ये रिश्ता। शुरुआत से ही वो अब तक उसी तरह की कश्मकश में थे। अपने माँ पापा की बात मानकर वो उससे शादी करने गया था। कुछ नहीं बताने को कहा गया, पर उसके बाद भी उससे मिलते ही उसने सब कुछ कहा जो जरूरी था। शादी के बाद जूही को लेकर बहुत कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुई। उनके रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आए, पर अपने मन की बात सच्चाई उसके सामने हमेशा रखने की पूरी कोशिश रहती थी उसकी, जो वो करता भी था। पर आज आज जब ये सब कुछ हुआ तो लगा उसने शायद उसे जरा सी जगह भी नहीं दी। वो इतना मायने नहीं रखता था कि सौम्या सब बताए। मनन अपनी ही सोच में गुम था जब बहुत धीरे से वो उसके पीछे आई और उसने धीरे से उसकी पीठ से सर लगाया। मनन, उसका नाम धीमी आवाज में पुकारकर उसके सीने पर अपने हाथ को कस दिया। अचानक ही सौम्या की छुअन महसूस हुई। उसने लंबी सांस ली। वो उससे लिपटी हुई थी। मनन ने अपने सीने पर रखे उसके हाथ को आहिस्ता से छूकर कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है सौम्या। नाराज होना, वो धीरे से बोली। मनन ने जवाब दिया ही नहीं तो अब वो उससे दूर होकर उसके सामने आए। सौम्या ने रेलिंग के इर्द गिर्द जमे उसके हाथ देखे, फिर झुककर उसके हाथ के नीचे वाली जगह से उसके सामने एकदम उसके आगे आकर खड़ी हुई। मनन के हाथ सौम्या के इर्द गिर्द रेलिंग पर थे। वो उसकी तरफ देखने लगा। नाराज होने की जरूरत नहीं है। जो चीज मायने नहीं रखती बताकर फायदा नहीं होता। जूही तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा थी जो बहुत मायने रखता है। बहुत करीब थी, प्यार करते हो तुम उससे, इस मायने में वो बहुत खास हुई और मुझे वो पता था, तभी उसकी जगह नहीं बना सकती थी। तुम नहीं जानते थे तभी मेरे लिए। बोलते बोलते सौम्या रुकी। उसने मनन की ओर देखा, तभी मनन ने कहा, सौम्या मुझे नजर आया, क्या था तुम्हारे बीच? अच्छा आंखें ठीक है तुम्हारी, फिर वो क्यों नहीं दिखता जो दिखना चाहिए? सौम्या ने सुनाते हुए कहा, जिस पर मनन बोला, क्या क्या? वाह कमाल के भोंदू आदमी बन गए हो, अभी तक तुमको सब नजर आ रहा था जो था भी नहीं और अब अक्ल के अंधे बन रहे हो। वो मैं हूं तभी तुमने भी बेवकूफ़ी बनाया है। आई नो हमारे बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं है, पर इतना भी नहीं कि तुम मुझे कुछ ना बताओ। मैं मैटर नहीं करता। एक बात बताओ, तुम्हारे हॉस्पिटल में दिमाग का इलाज होगा?
सौम्या ने उसकी बात को काटकर पूछा तो मनन ने उसे अजीब तरह से देखा। इस वक्त इस सिचुएशन में इस सवाल का मतलब उसे समझ नहीं आया था। सौम्या ने आगे बढ़कर चंद से उस फासले में कम करके उसके गले में अपनी बाहें डाली। वो उसे देखती हुई उसके करीब होकर बोली, अपनी पराई तो हो गया ना सब खत्म? तुम जानती हो बात शक की नहीं है। देखो ऐसा है, मर्दों को बर्दाश्त नहीं अपनी वाली का पास्ट, इतना जानती हूं मैं। मयंक चौधरी और सौम्या मिश्रा एक वक्त पर ऐसे दो नाम थे जो शायद मनन और जूही ही थे। सौम्या ने सपाट से अंदाज में कहा। वो जानकर सीधा उससे खुद को कंपेयर कर रही थी। मनन उसकी तरफ देखता रहा तो उसने एक बार फिर से कहा, तुमने किसी को चाहा जिसने तुम्हें भी उतना ही चाहा पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैंने किसी को चाहा, पसंद किया, बहुत 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 चाहा, इतना जितना वो साला डिजर्व भी नहीं करता था। मैं जरा सा साइलेंट मोड पर क्या गई, सबके सब गलत समझने लगे हो मुझे। मनन, किसी को अपने अतीत का हिस्सा बता देना तब जरूरी है जब वो वर्तमान का हिस्सा हो या भविष्य का हो सकता हो। और यही तुम कह सकती थी मुझे। मनन ने नरमी से कहते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को हटाया। उसकी इस बात को सुनकर उसके चेहरे पर भाव बदले जो वो नोटिस कर रहा था। तब एहसास हुआ अब भी ऐसा बहुत कुछ था जो सौम्या ने नहीं बताया। मनन ने उसी नर्म आवाज में कहा, बोलो सौम्या, सुन रहा हूं मैं। वो उसकी तरफ देखती रही मानो सोच रही थी हो। सौम्या को अब भी चुप देखकर मनन को लगा वो उसे बताना ही नहीं चाहती, इसलिए उसने चुप्पी साध ली। वो भी चुप सी हो गई थी। उसकी इस खामोशी का कारण मनन को समझ नहीं आ रहा था। रहने दो, कोई बात नहीं, मनन ने खुद ही कहा। रेलिंग पर रखे अपने हाथ को हटाकर उसने पीछे किया। तब तक सौम्या ने गले में बांह फंसाकर उसे रोका। कहाँ चले? वो ठहर सा गया। कुछ पल के लिए सौम्या की नजर उस पर ही थी। वो उसकी ओर देखती हुई बोली, मयंक मेरी जिंदगी का वो हिस्सा रहा जिसे याद तक नहीं करना चाहती। मैं भूल भी गई थी और सच में मायने भी नहीं रखता है। बस अचानक से सामने आया तो सारी बातें फिर से याद आने लगी और मैं बहुत परेशान हो गई। नर्वस नहीं थी, सामना ही नहीं करना चाहती थी, तभी तुम्हें लगा मैं नर्वस हूं। मनन उसकी बातों को एकदम खामोशी से सुन रहा था। एक पल की चुप्पी के बाद सौम्या ने कहा, ज्यादा कुछ खास नहीं था, टीनेजर्स का प्रॉब्लम होता है, पसंद आने लगा था वो, फिर बस चीजें खराब हो गई। मतलब वो कहते हैं ना, हम जिसे चाहे वो भी हमें चाहे, ये जरूरी नहीं होता, कुछ उसी टाइप का बस। फिर कॉलेज खत्म, साथ भी खत्म, बात भी खत्म, सब खत्म। अचानक जब सामने आया तो थोड़ा ब्लैंक हो गई थी। मुझे डर था तुम्हें पता चलेगा, तुम बुरा मानोगे, इसलिए डर रही थी और वो ही हुआ। सारी बात बताकर सौम्या चुप हुई। मनन उसे देखता रह गया। तुम्हें लगा मैं गुस्सा करूंगा? करते ही मनन, सच में बताने जैसा कुछ जरूरी मुझे कभी लगा नहीं, तभी नहीं बताया। तुम जानते हो मैं कोई भी बात मन में रखकर नहीं रहती ज्यादा वक्त तक। आज का ही सोचा था इस बारे में बात करेंगे, तब तक तुमने ही कॉल कर दिया। उसने अफसोस से मुंह लटकाया। मनन कुछ कह नहीं पाया। वो सच में अपने मन में कोई बात नहीं रखती थी, अक्सर ही बोल देती, बेशक देर से ही सही। उसने धीरे से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, हम ठीक है। देखो ज्यादा सीरियसली मत लेना, उस वक्त चौमू थी मैं जो लड़कों के पीछे भाग ली। तुम जानते हो ऐसी नहीं हूं मैं। बहुत अच्छे से तुम्हें मेरी नहीं पड़ी, किसी और की तो फिर बात ही छोड़ दो। मनन ने उसकी बात को काटकर कहा। सौम्या ने आंखें छोटी करके उसे देखा। सही ही कहा रहा हूं ना, कुछ गलत नहीं। तुम्हें क्या लगता है इंसान नहीं हूं मैं? हो, और बहुत अच्छी इंसान हो, पर तुम किसी से अटैच नहीं होती, अच्छा ही है। मनन ने कहा। जो सुनकर उसने खामोशी से उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। होना भी नहीं चाहिए, मुझसे भी नहीं, इतना भी नहीं होना चाहिए, मनन ने जरा शिकायती से अंदाज में कहा। जो सुनकर सौम्या ने जवाब दिया, रहने दो, हमारे बीच क्या नॉर्मल है। ये भी है। वैसे मयंक ने जिस तरह से तुम्हारे बारे में पूछा, मुझे लगा तुम बहुत क्लोज। प्लीज यार, बड़े बदतमीज आदमी हो, अपनी बीवी के साथ दूसरे आदमी को कौन डिस्कस करता है? बुरा सा मुंह बनाकर सौम्या ने कहा, जिस पर मनन हल्का सा हंस दिया। उसने सौम्या की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। बीवी को ख्याल भी तो रहे, बीवी लगती है मेरी। सौम्या हंस दी। मनन ने सर झटका और जिस तरह से उसे देखा वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पर सूट नहीं करता तुम्हें। यार सौम्या, तुम भी ना, मनन ने सर झटकते हुए ही कहा। दोनों के बीच उस बात को लेकर बात हो गई थी और बातें क्लियर भी थी, तो कुछ उलझा नहीं। नीलाक्ष की आंख खुली। दरवाजा हल्का सा खुला था, जो देखकर उसने घड़ी देखी जहां 8 बज रहे थे। उसने उबासी ली, फिर गई होगी। अपने आप ही श्रिया का ख्याल आते उसके मुंह से निकला और जब एहसास हुआ उसके बारे में सोच रहा था तो उसने खुद को ही डांटा, मुझे क्यों पड़ी है उसकी। वो बिस्तर से उठता हुआ वॉशरूम में जा घुसा। कुछ देर बाद नीलाक्ष बाहर आया, कमर पर सिर्फ टॉवल लपेट कर रखा था। उसने अलमारी से कपड़े निकाले और बदलने लगा। ट्राउजर पहनकर उसने टी शर्ट उठाए, तभी कमरे में दस्तक हुई। दरवाजे पर से एक जानी पहचानी आहट महसूस करके बिना टी शर्ट पहने ही वो पलट गया। सामने श्रिया थी, जो आराम से नाश्ते की थाली उसकी टेबल पर रख रही थी। नीलाक्ष ने जल्दी से टी शर्ट डाली। अजीब लड़की हो तुम, दिख नहीं रहा है, चेंज कर रहा था मैं। बस मैं जा रही हूँ, उसने जवाब दिया और वो वहां से निकलने लगी कि नीलाक्ष ने कहा, ओ हेलो, रुको।
उसकी आवाज ने उसके कदमों को रोका। वो उसके सामने आकर आंखें चढ़ाते हुए बोला, ये तुम हर वक्त मेरे कमरे में ऐसे ही कैसे आ जाती हो? आती तो पैरों से ही हूँ, श्रेया ने जवाब दिया, जो सुनकर उसने उसे घूरा। मजाक चल रहा है यहाँ? चलो निकलो अब, और तुम ना ज्यादा हुकूमत मत चलाओ। वो चिड़न जो उस पर कल से हावी थी वो निकली और श्रेया को अजीब लगा। इन दिनों उसके साथ ठीक से बर्ताव कर रहा था, फिर अचानक से क्या हो गया पता नहीं। वो उसे कुछ सेकंड तक देखते रहने के बाद कमरे से निकल गई। नीलाक्ष ने सर झटका और अलमारी जो अब तक उसने बंद नहीं की थी उसका दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ गया। अलमारी के पास आकर उसने अलमारी के दरवाजा जैसे ही बंद करना चाहा तभी उसकी नजर नीचे रुकी। इन दिनों अपने काम भी बहुत कम ही करता था, इसीलिए अब उसकी नजर पड़ी थी नीचे। वो बॉक्स उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने झुककर उसे उठाया तो वो फौरन ही खुला। उसमें रेड कलर की साड़ी थी। नीलाक्ष चौंका। ये उसके लिए बहुत हैरत भरी बात थी। उसके कमरे में साड़ी क्या कर रही थी? वो अजीब तरह से उसे देखने लगा। जब से वो अस्पताल से वापस आया था तब से ही उसे अपने कमरे में बहुत बदलाव महसूस हो रहा था, और अब इस साड़ी का होना जैसे उसकी बातों को सच कर रहा था। ये क्या है? मेरे कमरे में क्यों? उस दिन जब आया तब भी ऐसा लग रहा था। परफ्यूम की फ्रेग्रेंस। बोलते बोलते वो चुप हो गया। जब उस रोज अपने कमरे में आया था तब जो खुशबू महसूस हो रही थी वो खुशबू अभी भी महसूस हुई जब श्रेया यहाँ आए। नीलाक्ष के माथे पर शिकन भरी लकीरें आ गई। बहुत सारी बातें एक साथ उसके दिमाग में चलने लगी। माँ! एकदम ही उसने तेज आवाज में चीखकर अपनी माँ को आवाज दी। उसकी तेज आवाज नीचे सबने सुनी। कामिनी जी ने श्रेया को देखा तो उसने कंधे उचका दिए। वो क्यों चिल्लाया था ये वो खुद नहीं जानती थी। माँ! नीलाक्ष की तेज आवाज आई, जो सुनकर कामिनी जी अब ऊपर जाने लगी। सारिका जी और बाकी सब भी उनके पीछे आए। इस समय उसकी आवाज बहुत तेज थी, इसलिए सब कंफ्यूज होकर आए। नीलाक्ष ने कामिनी जी को देखते ही कहा, मेरे कमरे में ये क्या कर रहा है? उसके हाथ में जो बॉक्स था वो देखकर श्रेया भी कुछ कंफ्यूज हो गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया था इस पर, और ये तो उसका नहीं था। फिर अचानक ही उसे याद आया नीलाक्ष ने लिया था ये। कामिनी जी और बाकी सबकी नजर एक पल को उस पर आए। अब इस बात को किस तरह से संभाला जाए कोई समझ नहीं पा रहा था। श्रेया पीछे ही रही। नील होगा शायद किसी का, कामिनी जी ने नजर चुराकर कहा। वो खुद नहीं समझ पा रही थी उसे क्या कहें, इसलिए बहाना बनाया। नीलाक्ष को उनकी बात हजम नहीं हुई। नजर श्रेया पर उठी, फिर उसने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, और मेरे कमरे में ये किसकी साड़ी होगी? जब से आया हूं सब देख रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नील तो ध्यान क्या ध्यान ना दूं, पागल थोड़ी हुआ हूं मैं। आप मुझे बताओ पहले ये है क्यों मेरे कमरे में? एक तो ये लड़की जब देखो तब यहाँ आ जाती है, अब ऐसे सामान। उस दिन जब मैं आया था तब भी मेरे कमरे में मुझे बिंदी और चूड़ियां नजर आई। आपने कहा था सफाई करते हुए आ गई, ये रहती क्यों है इतना यहाँ मेरे कमरे में? और वैसे भी इसका पति होगा, भेजो फिर। आई एम श्योर ये साड़ी भी इसी की होगी। वो जिसके मन में ये बातें बहुत समय से चल रही थी, उसने गुस्से से कहा। अंदाज और लहजे तक का ध्यान ना था। श्रेया अब तक रोज उसके इस तरह के रवैया की आदी हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारिका जी मौके की नजाकत देखकर शनाया और व्योम को इशारे से जाने को कहने लगी। श्रेया पहले ही वहां से निकलने लगी, तभी कामिनी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीलाक्ष का ध्यान उस पर गया। उसे रोते हुए देखकर एकदम ही एहसास हुआ, जिस तरह से उसने सब कहा उसे वैसे नहीं बोलना चाहिए था। ये क्या तरीका है नील? ये बदतमीजी नहीं चलेगा। मैंने तुझे पहले भी कहा था पर तुझे समझ नहीं आया। कामिनी जी सख्त होकर बोली तो उसने कहा, आप ही बताओ मेरे कमरे में क्या कर रहा है ये सामान, और ये क्यों इतना हर वक्त यहाँ? क्योंकि ये कमरा इसका भी उतना है जितना तेरा, कामिनी जी ने मजबूत अंदाज में कहा तो सबने चौंक कर उन्हें देखा। श्रेया घबराई। माँ! उसने रोकना चाहा। नीलाक्ष अपनी माँ की बात सुनकर कंफ्यूज हुआ। मेरा कमरा इसका पत्नी है तेरी, इस कमरे पर, तुझ पर या इस घर पर तेरे जितना ही हक है इसका। कामिनी जी ने बेटे की बात काटकर मजबूत होकर कहा। वो एकदम ही हैरत से पड़ा अपनी माँ को देखने लगा। श्रेया अब बुरी तरह से घबराने लगी। उसने कामिनी जी का हाथ दबाकर उनको शांत रहने कहा। नीलाक्ष अब भी आंखों में हैरत लिए अपनी माँ की तरफ देख रहा था। उन्होंने जो कहा वो बात उसके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। वो हैरत में था। सर पर तेज दर्द का एहसास हुआ। नील नील संभालकर बेटा, सारिका जी ने पकड़ा। वो संभलता हुआ बैठा, पर अब उसकी हालत इतनी ठीक थी कि वो अपने आप को संभाल सके। नीलाक्ष की नजर माँ पर उठी, फिर श्रेया पर। वो चुप सी नजरें झुकाए थी, आंखों में हल्की सी नमी। मैं शादी? मैं नहीं मानता। आप क्यों ये कह रही है माँ? मुझे नहीं याद। तुझे नहीं याद? और भी बहुत चीजें पर हुई है ना। सोमू से पहले तेरी शादी हुई थी। नील सच है ये, और ये मानना होगा तुझे, कामिनी जी ने कहा, जो सुनकर नीलाक्ष और भी अजीब सी हालत का शिकार हो गया। अब तक वो जब से आया था सारी बातें किसी रील की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगी। उसका हक से उसके घर में रहना, वो कहीं से भी मेहमान नहीं लगती, उसके हर एक काम के लिए वो मौजूद रहती, दवा से खाना तक सब खुद देखती, उसकी माँ को उसका माँ कहना। अब नीलाक्ष को समझ आया। वो याद करने की कोशिश करने लगा।
धुंधली यादें साफ नहीं थी, उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं आ रहा था, बस धुंधली तस्वीर याद आ रही थी। एक हंसती हुई आवाज कानों में आने लगी और बहुत कोशिश के बाद भी वो कुछ याद नहीं कर पाया। ठाकुर साहब, ये दो शब्द कानों में गूंजे। नीलाक्ष को जैसे ही ये शब्द सुनाई दिए उसकी नजर श्रिया पर उठी। उस रोज उसने भी इसी नाम से उसे बुलाया था। कमरा पूरी तरह से शांत हो गया, सब उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे और वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। श्रेया का मन एकदम बुरी तरह से घबरा रहा था। वो उसकी बेइज्जती, उससे दूरी फिर भी बर्दाश्त कर लेती, पर उसे अगर कुछ हुआ तो ये ख्याल भी जैसे उसकी जान निकाल रहा था। नीलाक्ष का दिमाग अब धीरे धीरे चीज एक्सेप्ट करने लगा था, इसलिए अभी जब उसकी मां ने सब बताया तब वो सब याद करने की कोशिश रहा, पर लाख कोशिशों के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। वो धुंधुली परछाई पास आता एक साया उसे नजर आ रहा था। मत करिए ना ठाकुर साहब, हंसते हुए वो आवाज कानों में आई और फिर वो उसकी तरफ देखने लगा। नील, आराम से, इतनी जल्दी नहीं है, धीरे धीरे याद आ जाएगा तुझे। श्रिया तेरी पत्नी है, अब तक तेरी हालत नहीं ठीक थी तभी नहीं बताया, कामिनी जी ने कहा। जो सुनकर वो बोला, मैं मान ही नहीं सकता, मैं अपनी मर्जी से इससे कभी शादी करूंगा। उसने अपनी उलझन में कहा और सच था, उसे अपने और श्रिया के बीच बहुत अंतर महसूस होता, पर उसके इन चंद शब्दों ने श्रिया की पुराने जख्मों को ताज़ा कर दिया। वो सच में उसकी पसंद नहीं थी। पुरानी हर एक बात याद आए। बहुत मुश्किल से तो वो यहाँ से आगे लेकर आई थी अपने रिश्ते को, जो आज फिर एक बार वही था, या शायद उससे बहुत पीछे, या कहीं नहीं, हाँ वो रिश्ता तो अब था ही नहीं। नील माँ, आई एम श्योर आपने फोर्स किया होगा, आपकी लाडली है ना ये, पर ऐसे मुझे कुछ नहीं याद है, कौन सी शादी, और ये कहाँ से लगती है मेरे। बोलता बोलता वो एकदम ही रुका जब उसकी आंखों में आंसू नजर आए। बहुत कोशिश के बाद भी श्रिया की आंखें छलक आई थी तो वो चुप हो गया और वो एकदम तेज कदमों से कमरे से बाहर चली गई। बाकी सब गंभीर हो गए, माहौल काफी गंभीरता से भर चुका था। फिर वो गई तो गई ही, पर नीलाक्ष जैसे अब तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। उसकी माँ ने जो कहा वो झूठ नहीं था, इतना तो उसे समझ आ रहा था। श्रेया का पल पल उसका ख्याल रखना, घर में जैसे वो रहती थी सब कुछ उसे चीख चीख कर कह रहा था। उसकी माँ की बात सच थी। अभी सवाल सच झूठ का नहीं था, बात ये थी वो उससे शादी के लिए मान कैसे गया। सारिका जी और बाकी सब वहां से निकल गए, मगर कामिनी जी अब भी वही खड़े बेटे को देख रही थी जो जाने किस सोच में गुम था। नील, वो धीरे से बोलती हुई उसके पास आकर बैठी। नीलाक्ष की आंखों में शिकायत नजर आई। वो अपनी माँ को देखकर बोला, मैं जानता हूँ आप झूठ नहीं बोल रही है, पर माँ आप ही बताओ, वो मेरी पत्नी कहीं से लगता है। आप खुद ही सोचो माँ, मैं श्योर हूँ मैं अपनी मर्जी से उससे शादी कर ही नहीं सकता। एक बार फिर से उसने वही बात दोहराई। कामिनी जी ये शब्दों को सुनकर बेटे को देखकर कहा, नील मत बोल ऐसी बातें जो बाद में अफसोस दे। उसने नाराजगी से उनको देखा। आपको ये सब मजाक नहीं लग रहा है माँ, वो मेरी पत्नी कैसे। नील बस कर दे, सच्चाई है, अपना ले इसे। जैसे सौम्या की शादी हुई वैसे ही तेरी भी, और उससे भी पहले। अब तक मैंने, श्रिया ने, हम सबने तेरी हालत देखकर कुछ नहीं बताया, पर अब बस। और एक बात, उसकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं, अपनी पत्नी को इज्जत दे। कामिनी जी ने कुछ सख्त होकर कहा। अक्सर वो इसी तरह से उसे अपनी बात समझाती थी। अब भी माँ की बात सुनकर वो चुप सा हो गया। कामिनी जी उठकर खड़ी हुई। श्रिया अब से इसी कमरे में रहेगी। अपना फैसला सुनाकर उसकी मां वहां से निकल गई, पर नीलाक्ष बुरी तरह से हैरान था। इसके सिवाय वो कर भी क्या सकता था। अभी तक वो इसी बात को ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो उसकी पत्नी थी, उस पर से अपनी मां का हुक्म। वो उसके साथ रूम शेयर करेगा, ये सोचकर भी उसे अजीब सा महसूस होने लगा। श्रेया गेस्ट रूम में थी। उसके शब्दों ने जैसे उसके दिल को छलनी करके रख दिया था। उसके शब्द श्रेया के जहन में जरूर चल रहे थे, मगर इस समय वो दुखी नहीं थी, बल्कि वो अपना बैग पैक कर रही थी। ये क्या कर रही है, कामिनी जी ने कमरे में आकर पूछा। बेटे को समझाकर वो सीधा उसके पास आई थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पैकिंग, कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाती हूँ। श्रेया, अभी वो ठीक नहीं है बेटा, और तू नाराज होकर जाएगी। इस समय उसे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं माँ, मैं नाराज होकर क्यों जाऊंगी, भला वो भी उनसे उनसे नाराज होना आता ही नहीं मुझे, और अभी तो ठाकुर साहब ठीक भी नहीं है। मैं बस चाहती हूँ वो ठीक रहे, मैं सामने रहती हूँ तो परेशान होते हैं, अब आपने सब बता दिया और परेशान होंगे, उसने जवाब दिया। कामिनी जी उसे देखती रही। वो समझ रही थी उसके मन के हाल को। एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ समझ जाती है, श्रेया को अपनी औलाद से बढ़कर ही समझती थी वो। उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखकर एकदम प्यार से कहा, तू जानती है उससे ज्यादा ही प्यारी है तू मुझे। बेटा मैं समझती हूँ तुझे तकलीफ हो रही है, पर यह रास्ता नहीं है, धीरे धीरे याद आ जाएगा उसे सब। उसके साथ रह, कोशिश कर जो था सब वैसा हो जाए। मैं हूं ना, समझाती रहूंगी उसे, तू मत जा कहीं। श्रेया उनके आगे क्या बोलती। उसकी आंखों में नमी आने लगी, पर उसने खुद को संभालकर बस हामी भर दी। मयंक के डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करते मनन ने सामने बैठी उसकी वाइफ को देखकर कहा, आपके हस्बैंड अब ठीक है मैम, अभी कुछ मंथ टाइम टू टाइम चेकअप के लिए आते रहिए, मेडिकल टेस्ट जरूरी है। सामने बैठी लड़की का ध्यान उस पर था।
उसने अब कहा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सौम्या आपकी वाइफ है, आप एक बार उससे बात करवा सकते हैं। मनन चौंका, वो औरत भी उसके बारे में जानती थी। मयंक जो सामने था वो एकदम चुप था। मनन ने अब जवाब दिया, आई एम सॉरी, मेरी वाइफ आपसे मिलना नहीं चाहेंगी। थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। मनन के जवाब पर मयंक और उसकी बीवी ने एक दूसरे को देखा। वो अपना सामान लिए वहां से अपने परिवार के साथ निकल गए, पर उन्होंने पीछे मनन को जरूर उलझा दिया। सौम्या ने जितना बताया बात बहुत सिंपल सी है, पर मयंक की वाइफ भी उसे जानती है, अजीब बात है। वो खुद में ही बोला उसे सच में ये बात समझ नहीं आई थी। नीलाक्ष अब तक ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। डिनर के लिए नीचे आकर सबके बीच बैठा। उसकी नजरें जब श्रिया पर उठी तो एक अलग सा एहसास महसूस हुआ। वो चुपचाप सबकी खाली परोस रही थी। आज उसके साथ वाली कुर्सी की जगह वो दूसरी तरफ आकर बैठी। चुप्पी जो आज उसके होठों पर थी वो बेहद ही अलग थी। नील, अब ऑफिस आना शुरू कर सकते हो तुम, जितेंद्र जी ने कहा, जो सुनकर उसे कुछ राहत मिली। कम से कम वो ऑफिस जा सकेगा। कामिनी जी ने जानकर मंजू को आवाज दी। जैसे ही वो आए उन्होंने कहा, मंजू, श्रिया का सामान उसके कमरे में शिफ्ट कर दो। नहीं माँ, इसकी जरूरत नहीं है, श्रिया ने उसके कुछ कहने से पहले ही टोका। नीलाक्ष ने आंखें चढ़ाकर उसे देखा। मंजू तुम जाओ। कामिनी जी इस वक्त अपने आगे किसी की बात सुनने को तैयार ना थी। श्रिया कुछ बेबस सी नजरों से उनको देख रही थी। उन्होंने गंभीरता से ही कहा, और नील, कोई बदतमीजी नहीं। माँ की बात सुनकर उसे गुस्सा तो आया मगर चुप होकर रह गया। नीलाक्ष कमरे में मौजूद उसके सामान को घूर घूर कर देख रहा था। वो जो बेझिझक उसके कमरे में कभी भी आ जाती, इस समय दरवाजे पर खड़ी ऐसी सोच में गुम थी जैसे ये दहलीज लांघना उसके लिए बहुत मुश्किल हो। वो तिरछी नजरों से उसे देख रहा था। श्रिया ने अपने पांव को आगे बढ़ाया पर फिर पीछे ले लिया। जो देखता नीलाक्ष अपने आप में ही बड़बड़ाया, वैसे तो जब मन किया तब मेरे कमरे में ऐसे चक्कर लगाकर चली जाती थी जैसे इसका ही हो। ऐसे हक जताती थी, और अब नाटक देखो पिद्दी के। फिर अजीब सा मुंह बनाकर बड़बड़ाया, यार ये मेरी बीवी कैसे हो सकता है, पिद्दी सी, बच्ची सी, ऐसा लगेगा जैसे बाल विवाह करवा दिया हो। कहीं से लगती नहीं 20 की भी होगी। ओह गॉड, माँ ने अच्छा फंसाया है मुझे। उसे सोचकर ही अजीब लग रहा था। उसने चिढ़कर श्रिया को देखा जो अब तक दरवाजे पर इस कश्मकश में खड़ी थी कि उसे अंदर आना चाहिए या नहीं। अंदर आना है तो आओ, वरना दरवाजा बंद करके जाओ। आखिर वो बोल ही पड़ा और उसकी आवाज सुनकर वो एकदम ही होश में आए। श्रिया ने धीरे से कमरे में कदम रखा। ये उसका अपना कमरा था, पर आज जिस तरह से नीलाक्ष का व्यवहार था उसे जरा भी मन नहीं था अंदर आने का। उसने आहिस्ता से दरवाजा लगाया तो नीलाक्ष आंखें चढ़ाकर उसे घूरने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, अपना सामान सूटकेस से निकालकर अलमारी में एक साइड रखने लगी। बैग पूरा अनपैक था तो नीलाक्ष की नजर फोटो फ्रेम पर पड़ी जिसमें वो उसके साथ था। वो बेड से उठकर उस तरफ आया। श्रिया जैसे ही पलटी, नीलाक्ष के हाथ में उनकी शादी की फोटो फ्रेम थी। उसने अब दूसरी फोटो उठाई जिसमें उसको कमर से थामे वो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। नीलाक्ष चौंका। क्या वो उसके साथ खुश था? क्या उनके बीच नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह सब था? आप इस वक्त मत देखिए। मुझे पता है आपको मैं याद नहीं, और पसंद तो बिल्कुल नहीं। पहले जो था वो था, अब जो है वो सच है। उसके हाथ से फोटो लेकर उसने वापस रखा और आधा सूटकेस इसी तरह से सामान के साथ बंद कर दिया। कपड़े लेकर वो सीधा वॉशरूम में जा घुसी। नीलाक्ष बहुत कंफ्यूज था। श्रिया के हस्बैंड की बात पर उसकी मां ने कहा था उसे उसकी कद्र नहीं, और उसने कहा वो उसके पति के बारे में कुछ ना कहे, पर जब वो ही उसका पति था तो किस बात को माने? क्या उसके साथ गलत किया था उसने? क्या उसके और श्रिया के बीच सब ठीक था? वो कैसे उसकी पत्नी हो सकती थी? इन सारी बातों ने उसे उलझाकर रख दिया। शॉवर के नीचे खड़ी श्रिया की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो आंखें बंद करने रो पड़ी। बार बार उसके शब्द कानों में गूंज रहे थे। उसने इतनी आसानी से कह दिया वो अपनी मर्जी से उससे शादी कर ही नहीं सकता, पर उसके लिए वो सिर्फ शब्द नहीं, उन जख्मों पर नमक छिड़कना था जो बहुत मुश्किल से भरे थे। वो दीवार के सहारे शॉवर कैबिनेट की ग्लास वॉल से लगकर बैठ गई। उसने घुटने पर अपना चेहरा टिकाया। मेरे कर्म इतने बुरे हैं क्या? ठाकुर साहब को कुछ याद नहीं, मैं याद नहीं, पर वो इतना अनजान हो गए मुझसे। उसकी आंखों से बहते आंसू गालों पर आ गए। नीलाक्ष उस फोटो को इग्नोर नहीं कर पाया। फिर जाने दिमाग में क्या आया, उसने श्रिया का फोन उठा लिया। उसे देखा था, उसने फोन खोलते तो पासवर्ड डाला। फोन अनलॉक हुआ, वो फोटो तलाशने लगा। सबसे पहली जो फोटो नजर आई उसने ही नीलाक्ष उसके साथ था, और वो शायद उसे सामने देखने का कह रही थी, पर उसकी नजर उस पर ही थी। नीलाक्ष के हाथों ने उसे अपनी आगोश में भर रखा था। बहुत सारी सेल्फी फोटो थी जिसमें वो उसके साथ खुश था। तीज वाली वो तस्वीर दिखी तो ठिठक गया, बेहद खूबसूरत लग रही थी वो, और इस तस्वीर में उसने हिचकिचाहट से उसे पकड़ रखा था। नीलाक्ष ने फोन रख दिया। बहुत कोशिश के बाद भी कुछ याद नहीं आ रहा था, पर अब वो विचलित होने लगा। कुछ देर बाद श्रिया आए। मुझे सीधे सीधे बताओ, हमारी शादी कैसे हुई थी? उसको देखते ही नीलाक्ष ने सवाल किया, जो सुनकर वो ठिठक गई। फिर जवाब दिया, जैसे भी हुई नहीं, फिलहाल आप नहीं मानते तो इतना मत सोचिए।
तुम यहाँ मेरे साथ कमरा शेयर करोगी और तुम कह रही हो मैं ना सोचूं। कमरा ही नहीं साथ में बेड शेयर कर चुकी हूँ। आप पर हक था मेरा तब तक जब तक आपको मैं याद थी, हमारी शादी याद थी, अभी नहीं है तो ना मेरा हक है ना ही आपके लिए ठीक है। माँ ने कहा था तभी आई वरना मैं अपने घर जा रही थी। उसने जवाब दिया और वहां से उसके सामने से होकर सोफे की तरफ जाने लगी। उसकी बाजू पकड़कर नीलाक्ष ने अपनी ओर खींचा। श्रेया यूं ही नाजुक सी थी, खींचती हुई उसके करीब आए। वो सर झुकाकर उसे देख रहा था और उसने चेहरा ऊपर करके उसे देखा। उसकी आंखों में देखते हुए नीलाक्ष ने कहा, जा रही थी मुझे यहाँ पागल बनाकर। तुम मेरी बीवी हो, मुझे कुछ याद ही नहीं है। मत करिए याद, मुझे पागल बनाना बंद करो। इतना बुरा किस बात का लगा तुम्हें? मैं सच में तुम जैसी लड़की को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर नहीं देखता। तुम छोटी हो, ऊपर से माँ की गेस्ट, तुमसे शादी कैसे कर ली मैंने? इस समय जो उलझन उसके मन में थी वो निकल रही थी, पर एक बार फिर से यही सुनकर श्रेया की आंखें भरने लगी थी जिसे उसने छिपाया, पर नीलाक्ष ने देख लिया जो देखते ही वो ठहर सा गया। जबरदस्ती माँ के कहने पर आपको मुझसे शादी करनी पड़ी थी मेरी माँ के मरने के बाद? कोई नहीं था फिर? माँ ने कहा। जबरदस्ती की, आपको करना पड़ा, उसने धीरे से अटकते हुए कहा। नीलाक्ष ने उसकी बांह को छोड़ दिया। उसके हाथ ढीले हुए तो श्रेया हल्का सा मुस्कुरा दी। सही कहा आपने, हम कहीं से भी एक दूसरे के लायक नहीं। आपके साथ जबरदस्ती हुई थी मगर अब नहीं होगी। बस यहाँ हूं पर जानती हूं आप नहीं मानते और जरूरत भी नहीं। इतना कहकर वो काउच पर आकर बैठी। उसने टेबल पर बाकी के कुशन रखे और एक सर के नीचे लगाकर लेट गई। करवट बदलकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। श्रेया को देखने की कोशिश करता नीलाक्ष उसकी तरफ आ गया। उसकी बातों से लगा शायद वो हट हो गई। उसे अब भी बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर लगा उसके साथ उसने अच्छे से बर्ताव नहीं किया। मनन के मन में जो सवाल था अब मौका मिलते ही उसने सौम्या से पूछ डाला, मयंक की वाइफ जानती है तुम्हें? उसने जब ये सुना तब उसके हाथ काम से गए, पर फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, हम क्लासमेट्स थे, स्कूल से कॉलेज तक। ओह, मैं वही सोच रहा था और बात इतनी सी थी। आई एम सॉरी यार, बस लगा तो पूछ लिया। वो मिलने की बात कर रही थी। मनन की बात सुनकर एक साया सा उसके चेहरे पर आकर गुजरा, पर उसने उसी तरह से जवाब दिया, क्या मिलना? सालों से बात नहीं हुई तो कंफर्टेबल नहीं हो पाते। अगले दिन मनन सौम्या को लेने आया तो पता चला वो जा चुकी थी। तनुजा ऑटो का वेट कर रही थी, जो देखकर उसने अंदर से ही कहा, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम कंफर्टेबल हो तो। तनुजा ने 2 सेकंड सोचा, फिर उसके बराबर में आकर बैठी। मनन ने कार आगे बढ़ाते हुए पूछा, सौम्या कब गई? घंटा भर पहले उसे अपने घर जाना था इसलिए निकल गई। तनुजा के जवाब पर मनन शांत हो गया। उसने कहा भी नहीं था वो उसे लेने आएगा, तो उसका जाना गलत नहीं था। मनन सामने देखकर कार ड्राइव कर रहा था और तनुजा के दिमाग में कुछ बात चल रही थी। उसने धीरे से कहा, बुरा मत मानना मनन, आजकल सौम्या परेशान रहती है, सब ठीक है ना? एक्चुअली उसका कुछ पास्ट का था, कोई मयंक, तो शायद इस वजह से। उसने तुम्हें सब बताया? तनुजा ने हैरानी से कहा। उसकी आवाज और आंखों में जो हैरानी थी वो मनन को अजीब लगी। हाँ, उसने जवाब दिया, जो सुनकर तनुजा उसे कुछ पल तक देखती रही। फिर उसने जो कहा वो मनन को हैरान कर गया। उसकी बातें सौम्या ने तो कहा था, बस वो उसे पसंद करती थी, फिर मैच्योरिटी आई गई, धीरे धीरे सब झूठ गया, पर तनुजा की बात कुछ थी। मतलब? मनन ने पूछा तो वो उसकी तरफ देखने लगी। तुमने कहा? उसने बताया। वो बोलते बोलते रुकी, फिर धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मुझे लगा। मनन, तुम उससे बात कर लेना। और तुम इतना जानती हो, उसे तो पता होगा, अगर उसने कुछ नहीं बताया तो वो बताएगी भी नहीं। तनुजा प्लीज, ये जानना जरूरी है मेरे लिए, मनन ने गंभीरता से कहा। वो जानना चाहता था और उसे इतना भी पता था अगर सौम्या ने नहीं बताया तो वो उसे बताएगी भी नहीं। तनुजा दुविधा में थी, उसे समझ नहीं आया क्या करे, फिर सौम्या के बारे में सोचकर ही उसने कहा, हाँ जानना जरूरी है तुम्हारी, ताकि उसको भरोसा दे सको, प्यार दे सको जिसकी वो हकदार है। मनन ने उसकी तरफ देखा। वो गंभीरता से ही बोली, मुझे भी आंटी से पता चला जब मैं वहां रहती थी और बार बार शादी की बात पर सौम्या मना करती थी। मयंक उसका कॉलेज फ्रेंड था, स्कूल में भी साथ थे और वो उसे बहुत पसंद करती थी। दोनों साथ थे, शादी भी करती वो उससे, पर फिर मयंक ने उसे धोखा दिया उसकी ही दोस्त के साथ। वो लड़की जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी टिना, वो दोनों सीक्रेटली रिलेशनशिप में थे। ना ही मयंक ने बताया ना टिना ने। फिर एक दिन सौम्या ने देख लिया दोनों को। बहुत बड़ा झटका था उसके लिए। वो लड़का जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी और वो बेस्ट फ्रेंड जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करती थी, दोनों ने धोखा दिया उसे। आंटी कह रही थी तभी वो इतनी बेअसर सी हो गई। शादी या प्यार को लेकर? तुमसे शादी की, तुम जानते हो फैमिली प्रेशर था। जताती नहीं, किसी को बताया भी नहीं उसने कभी। उसको लगता है वो प्यार नहीं बेवकूफ़ी थी, इसलिए अब ऐसी बिंदास सी हो गई। फर्क नहीं पड़ता बोलती रहती है, पर मैं जानती हूँ वो तुमसे बहुत प्यार करने लगी है। कहेगी नहीं मनन, पर प्लीज उसका बहुत ध्यान रखो। यकीन करती है तुम पर, बहुत यकीन, पर बस वो फीलिंग से भागती है। बोलते बोलते उसने सब कुछ कहा जो वो जानती, उसने सब कह दिया।
मनन को हैरानी हुई, बात बहुत बड़ी नहीं थी, मगर सौम्या ने जिस तरह से बताया था तो लगा कोई बात नहीं थी, मगर उसका पास्ट ऐसा रहा था तभी वो ऐसी थी। मनन को देखती तनुजा ने कहा, इतना सब होने के बाद जो भी उसने मेरे लिए किया उसके बाद उसके लिए मन में बहुत सम्मान रहा, बहुत स्ट्रोंग लड़की है वो। हम वो है। मनन ने बस इतना कहा। उसके दिमाग में इस समय सिर्फ सौम्या का ख्याल ही चल रहा था। तनुजा को उसके घर छोड़कर वो सीधा ठाकुर विला की तरफ निकल गया। नीलाक्ष की सारी बातें सुनती सौम्या हंस दी, जो सुनकर वो उसे घूरने लगा। यहाँ मैं तुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ और तू हंस रही है। नीलू पीलू मेरे पगलू, तुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि वो छोटी है, इसी छोटी सी लड़की के बोराया फिर रहा था। सौम्या ने कहा तो वो उसे अजीब तरह से देखने लगा। मैं उसके पीछे? यार तू पागल मत बना। सौम्या जो अब तक हंस रही थी उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। नील देख, इस वक्त तुझे बेशक कुछ याद ना हो पर वो तेरी पत्नी है, उसका ख्याल कर। बहुत हो गया है, बदतमीजी मत करना। इतना कर चुका था तू, जिसे बहुत मुश्किल से सुधारा था, अब मत करना ऐसे जो बाद में पछताने के सिवा कुछ ना बचे तेरे पास। नीलाक्ष उसकी गंभीरता भरी बात सुनकर सोच में पड़ गया। ऐसा क्या किया था उसने? पहले का छोड़, अब जो जानता है उसे अपना। छोटी है, गेस्ट थी, ये सब बोलकर तू उसे हट कर रहा है, समझा? सौम्या ने उसी तरह से कहा। वो कुछ कहने लगा था, इतने में श्रेया ट्रे लिए आई। उसने 2 कॉफी मग रखकर सौम्या से कहा, दीदी क्या बना दूं आपके लिए? कुछ नहीं, तुम यहाँ बैठो। सौम्या ने हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठने कहा पर नीलाक्ष वहीं था। श्रेया धीरे से बोली, नहीं मुझे थोड़ा काम है नीचे। वो इतना बोलकर ट्रे लिए जाने लगी। श्रेया रुको, इधर आओ। सौम्या ने फिर से आवाज दी। नीलाक्ष उसे ही देख रहा था जो कल से बदली सी लग रही थी। जी। वो पलटी। सौम्या ने प्यार से कहा, ये सब कुछ तुम्हारा है, अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं, इसको मार धोक कर रास्ते पर ले आना, बीवी हो इतना तो कर सकती हो। नीलाक्ष ने बहन को देखा जो अपनी टीम पूरी तरह से बदल चुकी थी। अपनी ये दोस्त और बहन इस समय उसे धोखेबाज लगी। श्रेया हल्का सा मुस्कुरा दी, वो बिना कुछ कहे ही चली गई। सौम्या को उसके लिए बुरा लगा तो उसे घूरकर उसने कहा, नील कमल तू सुधर जा, बता रही हूं अगर अब बदतमीजी की ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तू मेरी दोस्त लगती है ना, या उसकी? उसकी। धोखेबाज कहीं की, अब तक मुझे कुछ बताया तक नहीं और अब वो तुझे इतनी प्यारी हो गई। नील कंडीशन ठीक नहीं थी तेरी, हम सब डर गए थे, खासकर श्रेया। देख मेरे भाई प्लीज थोड़ा सा समझ उसका सोच। नीलाक्ष उसकी बात सुनकर रह गया। उसे खुद भी महसूस हुआ था श्रेया का बदलाव, तो क्या वो नाराज थी? पर क्यों? और थी तो उसे क्या? पर फिर भी दिमाग में वही चल रहा था। जब वो नीचे आए मनन को देखकर सौम्या को अजीब लगा। तुम कब आए? तुम्हारे ऑफिस गया था, तुम थी नहीं तो यहाँ आया। और नीलाक्ष तुम ठीक हो? सौम्या को जवाब देने के बाद उसने नीलाक्ष से पूछा। उसने हामी भरी। थोड़ी बहुत बात की। वो मनन को चाय नाश्ता सर्व कर रही थी। दीदी आप लेंगी चाय? तुमने बनाई है तो कैसे नहीं लूंगी, सौम्या ने जवाब दिया तो उसने उसे कप पकड़ाया। नीलाक्ष से पूछा नहीं, ट्रे आगे बढ़ा दी। उसने मुंह बनाया, सबको वो अपने हाथ से दे रही थी, उसे ऐसे नहीं चाहिए। फिर बस उसने भी नहीं पूछा और वहां से हट गई। वो उसे ही देख रहा था। माँ मुझे दिव्यांश के घर जाना था तो जा सकती हूँ क्या? श्रेया ने कामिनी जी से पूछा। नीलाक्ष की भौहें उठी। ये वही था उसका दोस्त जिसके बारे में सोचते ही वो चिढ़ा। चली जाना, पर इस समय एक काम करनी। वो नीलाक्ष का नाम लेने ही लगी थी तभी श्रेया ने कहा, व्योम जी से पूछा था, वो ड्रॉप कर देंगे? हाँ बुआ मैं छोड़ आऊंगा। व्योम ने हामी भरी। नीलाक्ष ने तिरछी नजरों से उसे देखा। थोड़ी देर बाद मनन और सौम्या निकले, उसके बाद ही श्रेया भी। इस वक्त कहाँ गई वो, और जरूरत क्या थी? उसने मां की तरफ देखकर कहा। कामिनी जी ने बेटे को देखकर कहा, अपनी बीवी से पूछता। वो चुप हुआ, फिर बोला, आपसे पूछा उसने, मुझसे नहीं। हाँ तो तुझसे क्यों पूछने लगी? उसने सर झटका, फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। पीछे कामिनी जी हल्का सा मुस्कुरा दी। पागल लड़का। श्रेया को गए कुछ घंटे हो गए, अब तक वो आई नहीं थी। नीलाक्ष का ध्यान बार बार उसी पर जा रहा था। लगभग डिनर के बाद ही वो आए। दिव्यांश उसके साथ उसे छोड़ने आया था। वो उसको उसके साथ देखकर जाने क्यों चिढ़सा गया। नहीं नहीं आंटी, अब मैं चला, और छोटा पैकेट 2 दिन के नोट्स आकर दे दूंगा, तू लोड मत लेना। दिव्यांश ने उसके सर पर कोहनी टिकाए हुए कहा तो उसने उसे मारा। हटा हाथ। नीलाक्ष आंखें छोटी छोटी करके उसे देख रहा था। दिव्यांश ने उसकी नाक खींची और हंसकर सबको बाय कहकर निकल गया। कहाँ गई थी तुम? जैसे ही श्रेया कमरे में आई नीलाक्ष ने सवाल किया। उसने नासमझी से उसे देखा। जी मैं। उसके पूछने पर वो चिढ़ा। कोई और नजर आ रहा है क्या? दिव्यांश के घर गई थी, नोट्स चाहिए थे। उसने जवाब दिया और अपने कपड़े निकालने लगी। वो उसके पीछे आया। कौन है वो? श्रेया पास से उसकी आवाज सुनकर चौंकी और अब हड़बड़ाकर पीछे हटी तो अलमारी से उसकी पीठ लग गई। नीलाक्ष ठीक उसके सामने था। दोस्त है मेरा, उसने जवाब दिया और जाने लगी, पर तभी नीलाक्ष ने उस तरफ अपना हाथ आगे कर अलमारी पर टिका दिया। उसने उसकी ओर देखा। क्या हो गया ठाकुर साहब?
तुम्हें मैं कुछ पूछता हूं तब तो जबान नहीं खुलती और बाकी सबके साथ बकबक करने की फुर्सत होती है। वो उसी तरह से बोला। चिढ़ते हुए नीलाक्ष को समझ पाना इस वक्त उसे बहुत मुश्किल लगा। वो खुद बार बार उसको कुछ ना कुछ सुनाता रहता था और अब उसे ही उससे बात ना करने पर परेशान भी हो रही थी। आपको क्या प्रॉब्लम है बताएंगे? सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करते हैं, फिर आपको ही शिकायत है। मैं आपको अपनी पत्नी नहीं लगती तो मुझ पर वो हक भी आपका नहीं हुआ जो एक पति का होता है। उसने मजबूत से अंदाज में कहा, जो सुनकर नीलाक्ष उसकी तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में देखकर उसने अपना चेहरा उठाकर कहा, मैं किसी के साथ ही, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। नीलाक्ष के हाथ ढीले हुए तो श्रिया अब वहां से बाथरूम में जा घुसी। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर नीलाक्ष ने आंखें बंद कर ली। वो जिस तरह से बोली थी उसे बुरा लगा। वो उसकी पत्नी थी, क्या वो इतना भी नहीं पूछ सकता था? फिर एहसास हुआ अपने शब्दों का। हाँ तो मानना थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, पर इसका ये मतलब तो नहीं ये ऐसे बात करेगी। मैं हस्बैंड हूँ उसका, मैं पूछ नहीं सकता क्या? माँ से पूछकर गई, मुझे बताया तक नहीं, मैं वहीं था फिर भी। वो चिढ़ता हुआ खुद में ही बोला। श्रिया कुछ देर बाद बाहर आए। आसमानी रंग के नाइट सूट में वो बच्ची सी लग रही थी। उसकी लाइट कम थी और इतनी दुबली पतली की अपनी उम्र से भी वो कम ही लगती थी। श्रिया को देखते नीलाक्ष ने कहा, मेरी दवाई क्यों नहीं दे रही हो तुम? आपने ही कहा था मैं ना बनूं ज्यादा। उसने जवाब दिया और सीधा काउच की तरफ बढ़ गई। उसे जाते देखकर वो चिढ़ा, तुम ज्यादा अकड़ दिखा रही हो अब। आई एम सॉरी, उसने कहा। उसकी बात सुनकर नीलाक्ष ने एक गहरी सांस ली। तुम इस तरह से बात क्यों करती हो मुझसे? कल से देख रहा हूं। और ये जो नाराज होने की कोशिश कर रही हो तो बता दूं, मुझे मनाना नहीं आता। जी मुझे पता है, उसने जवाब दिया तो नीलाक्ष ने भौहें उचकाकर कहा, तुम सब जानती हो क्या मेरे बारे में? हम लगता तो यही था मुझे, उसने जवाब दिया। अपनी बुक खोलकर वो वहां टेबल पर आकर बैठ गई। उसको कुछ पल तक देखने के बाद नीलाक्ष ने बुरा सा मुंह बनाया और एक तरह करवट करके लेट गया। उसके बारे में सोचता हुआ वो बड़बड़ाया, अभी तक बहुत फ्री थी वो, दोस्त से बात करने, और सबसे कमरे में आते ही पड़ाकू बन गई। हाँ। फिर सोमू कहती है इससे बात करूं। मनन के जहन में तनुजा की बातें थी। उसने जो बताया था उसके बाद वो उस बारे में सोच रहा था। सौम्या ने उसके बराबर में आकर बैठते हुए पूछा, डॉक्टर साहब आज बड़ा सीरियस लग रहे हो, सब ठीक है? हाँ, मनन ने जवाब दिया और उसे देखने लगा। सौम्या हल्का सा मुस्कुराई। आजकल बड़े परफेक्ट हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहे हो, घर तक पहुंच गए मुझे लेने। मैं तुम्हें लेने ही गया था, वैसे अब सब तुम्हारी तरह नहीं हो सकते। अटैचमेंट नाम की भी चीज होती है भाई, तुम ठहरी प्रैक्टिकल स्ट्रांग लड़की, मुझे तो पड़ी है अपनी बीवी की। मनन ने कहा, जिस पर सौम्या ने उसे पहले तो घूरा फिर बोली, बड़ा ही पड़ी है बीवी की। रहने दो, तुम्हारे पास ही वक्त नहीं होता है। मनन ने शिकायती अंदाज में कहा, जो सुनकर सौम्या के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा आज बड़ा तुम्हें मेरा टाइम चाहिए। चाहिए तो वो बात अलग है, तुम नहीं देती। मनन ने कहा तो वो हल्का सा हंस पड़ी। आज उसका व्यवहार कुछ अलग ही लगा। मनन उसे बेहद ही गौर से देखता रहा मगर इस समय उसने उस बारे में कुछ नहीं कहा। आज श्रिया घर पर ही थी। सारिका जी ने लिस्ट बनाकर उसे दी, ये सामान ले लेना पूजा का, मैं बोलती हूँ व्योम को। तब तक आता हुआ व्योम बोला, बोआ सॉरी क्लाइंट से मिलने अर्जेंट है। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए, श्रिया ने मुस्कुराते कहा। व्योम जल्दी में था, वो वहां से निकल गया। सारिका जी की नजर नीलाक्ष पर पड़ी जो कॉरिडोर में खड़ा वही देख रहा था। नील बेटा तुम ही लेकर चले जाओ, सारिका जी ने कहा तो श्रिया की नजर उस पर आए। नहीं चाची जी मैं चली जाऊंगी। नीलाक्ष की आंखें चढ़ी। उसकी बात सुनकर वो चिढ़ गया। वो आखिर उसे किस बात अकड़ दिखा रही थी? टाइम लगेगा और नील फ्री है अभी, चला जाएगा, सारिका जी ने कहा। जो सुनकर नीलाक्ष ने कहा, आ रहा हूं। श्रिया अब कुछ कह नहीं सकी। वो कुछ देर बाद वापस नीचे आया। चलना है तो चलो, नीलाक्ष मुंह फुलाए हुए बोला और बाहर निकल गया। श्रिया उसके पीछे आए। आजकल उसे समझना उसके लिए भी मुश्किल हो गया था। कभी वो किसी बात पर मुंह फुला लेता, कभी किसी बात से परेशानी होती थी उसे। वो बाहर आए तो नीलाक्ष गाड़ी में बैठा नजर आया। वो उसके बराबर में आकर बैठी तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। श्रिया सामने देख रही थी, फिर उसने नीलाक्ष की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं ठाकुर साहब, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, मुझे शिकायत नहीं है। आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहूंगी, माँ से कहा था पर उन्होंने जाने नहीं दिया। आप परेशान मत होइए, मैं कुछ। तुम ज्यादा नहीं बोलती, मैंने कब कहा चली जाओ? मुझे नहीं पता कैसा था हमारा रिश्ता और तुम कुछ कहना नहीं चाहती, फिर उल्टा नाराज होकर अकड़ दिखाती हो। बिंग अ वाइफ यू शुड सपोर्ट मी, नीलाक्ष ने उसकी बात काटकर कहा तो वो उसकी तरफ देखने लगी। उसकी बातों का इतना बुरा लगा और सब कुछ उसे पुरानी बातें याद दिलाने लगा था तो वो अपने दुख में इतना उलझ गई कि ध्यान ही नहीं रहा। वो भी तो मुश्किल से जूझ रहा था। मैं नाराज नहीं हूं, आपको मेरा साथ परेशान करता है और आपको परेशान नहीं देखता चाहती तभी नहीं कुछ कहा, श्रिया ने आहिस्ता से कहा। जो सुनकर नीलाक्ष चिढ़कर बोला, क्यों? अपने दोस्त के लिए वक्त है, घर में सबके लिए वक्त है, और जब मेरी बात आए तुम ज्यादा ही अकड़ दिखाती हो।
2-3 दिन हो गए ना मुझे खाना सर्व करती हो, ना ही मुझे चाय देती हो, यहाँ तक दवा भी नहीं देती। जब तक मुझे नहीं पता था तब तक मेरी बीवी बनी फिरती थी तुम, और जब पता चला तब से तुम ऐसे अनजान बन गई हो। वो नाराजगी जता रहा था। क्या ये सोचती श्रेया सच में उलझ गई। श्रेया की नज़र उस पर जाती। सामने देखकर कार ड्राइव करते नीलाक्ष ने कहा, व्योम के साथ जाने के लिए तो तैयार थी तुम, पर जब मेरी बारी आई सीधा मना कर दिया। फिर सब कहते हैं मैं बदतमीजी करता हूँ, तुम सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं कर रही। आप खुद ही चाहते हैं ना, बार बार कहते हैं बीवी नहीं लगती तो क्या करूंगी। आई एम सॉरी, आपकी तबीयत नहीं ठीक, मुझे ध्यान रखना चाहिए। उसने खुद आगे से ही अपनी गलती मानकर सॉरी बोल दिया, जिसकी वजह से नीलाक्ष कुछ नहीं बोल पाया। श्रेया को पूजा का सामान लेना था। उसे सब कुछ लेते नीलाक्ष बस खामोश नजर से उसे देखता रहा, जिसका पूरा ध्यान इस समय अपने काम में था। अच्छा हाँ, इसका वो व्रत था ना, नीलाक्ष को याद आया। फिर एकदम ही दिमाग में आया, मतलब ये मेरे लिए फास्ट रखेगी। हस्बैंड ढूंढ रहा था इसका, जो मैं ही हूं। एक तो अकड़ देखो। श्रेया अपने काम की सारी चीजें ले रही थी। पेमेंट कर वो अब शॉपिंग बैग उठाए हुए आगे बढ़ी। नीलाक्ष ने एक नज़र उस पर डाली और उसके भरे हुए हाथ से कुछ शॉपिंग बैग लिए। ऐसा करते हुए उसकी उंगलियों में उसके हाथ को छू लिया तो एक अलग सा एहसास महसूस हुआ। रहने दीजिए, मैं ले लूंगी, उसने कहा, पर नीलाक्ष ने ध्यान नहीं दिया। सामान गाड़ी में रखकर वो दोनों अब खुद भी गाड़ी में आकर बैठ गए। खामोशी से ये सफर कट रहा था। श्रेया के दिमाग में उसकी बात भी चल रही थी। आजकल वो वैसे भी कुछ याद ना होने की वजह से परेशान था, ऊपर से वो भी उसे परेशान कर रही थी। ये सोचकर श्रेया ने उसकी तरफ देखा, वो कुछ कह नहीं पाए। इसी तरह खामोशी से वो घर आए। आते ही श्रेया सारिका जी को सारा सामान दिखाने लगी। कामिनी जी भी वही थी, वो उनके बगल में आकर बैठ गया। श्रेया सारा सामान समेटकर पूजा का सामान मंदिर में रखने लगी। माँ, मैं कह रही थी दीदी के साथ साथ मीना आंटी जी को भी बुला लेते, सबकी पूजा साथ ही हो जाएगी, उसने कहा। तो सारिका जी ने जवाब दिया, हाँ बात तो ठीक है। ठीक है, मैं बात करती हूँ, कामिनी जी ने कहा। और नीलाक्ष ने अपनी माँ को देखा, जिनके लिए उसकी बात से बढ़कर कुछ नहीं था। श्रेया को इस तरह खुद को नजरअंदाज करने पर भी वो चिढ़ रहा था। वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मंजू कॉफी बनाकर कमरे में भेज दो। मंजू फौरन रसोई में गई, पर श्रेया उसके पीछे आ गई। आप रहने दीजिए, सबकी चाय बना रही हूँ, तब तक मटर छील लीजिए और सब्जियां काट दीजिए, उसने मंजू को रोककर कहा। नीलाक्ष कमरे में था। दिमाग पर जोर देते देते थकने लगा। उसे कुछ याद नहीं था। क्या श्रेया के साथ उसका रिश्ता एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह था? उसे कुछ याद नहीं, पर क्यों वो उसके अटेंशन ना मिलने पर चिढ़ रहा था। आहिस्ता से उसने आकर कप उसकी तरफ बढ़ाया। नीलाक्ष ने एक नाराज नजर उस पर डाली। नहीं चाहिए, बना दिया है, श्रेया ने आहिस्ता से कहा, और कप लेते नीलाक्ष को देखकर मन ही मन मुस्कुरा दी। उसने ट्रे सामने रखा और उससे दूरी बनाकर वहीं बेड पर बैठ गई। कहिए क्या चाहते हैं? तुम्हें क्यों बोलूं मैं? आंखें चढ़ाकर उसे कहा। तो फिर शिकायत मत करिए। ओह मैडम, कोई शिकायत नहीं की, मैंने सच कहा है। श्रेया ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसे समझना, उसके मन की बात समझना इस वक्त उसे सबसे मुश्किल काम लग रहा था। आराम कीजिए आप। वो उठकर जाने को हुई, पर नीलाक्ष ने कलाई पकड़ी। वही एहसास उसे महसूस हुआ। उसके चेहरे पर आए भाव बयां कर गए। उसे बहुत कुछ याद आने लगा। उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा, फिर उसकी ओर पलटी। जी, क्या मैंने तुम्हें हट किया? क्या हुआ था ऐसा जो माँ कहती है तुम्हारी कद्र नहीं की? सोमू कहती है मैंने गलत किया। क्या किया था ऐसा मैंने? वो अपनी माँ और बहन की बातों में उलझा हुआ था। उसका सवाल सुनकर सब कुछ जैसे श्रेया को एक बार फिर से याद आने लगा। वो उसे देख रही थी, फिर उसके बराबर में जरा सी दूरी पर बैठी। नीलाक्ष ने उसकी कलाई छोड़ी तो श्रेया ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। उसी पल नीलाक्ष ने उसे देखा। दोनों की नजर एक पल को मिली। उसने शांत से अंदाज में कहा, आपको पुरानी बात पर ध्यान देने की, खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे ही देखता रहा। श्रेया ने धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। उसकी इस आखिर की बात ने जैसे नीलाक्ष को एक अलग ही एहसास में डाल गए। वो उठकर बोली, कुछ चाहिए तो चिढ़ने और गुस्सा करने से अच्छा मुझे बता दीजिएगा, इतनी जिद भी ठीक नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराकर उसे उलझाकर चली गई। अगले दिन पूजा की तैयारी के किए वो मंदिर पहुंचे। सौम्या को आदत नहीं थी, पर उसने भी किया। श्रेया को देखती कभी सारिका जी तो कभी अपनी सास से पूछकर वो रस्में निभा रही थी। पेड़ पर धागा बांधते हुए उसने सिर्फ उसकी सलामती, उसके ठीक होने की दुआ की। नीलाक्ष जब से उठकर नीचे आया उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने किचन से निकलती मंजू को देखकर पूछा, बाकी सब कहाँ है? सब मंदिर गए हैं, आते ही होंगे, उसने जवाब दिया। जो सुनकर नीलाक्ष ने गर्दन हिलाई, तभी कुछ कदमों की आहट हुई। सारिका जी, कामिनी जी, सौम्या, तीनों के साथ उसे श्रेया नजर नहीं आए। उसने बहन को देखते ही कहा, आज तो अलग ही लग रही है। नील, अगर आज तुझे लड़ना है तो पहले ही बता दूं, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है इतनी। सौम्या ने उसे घूरकर जवाब दिया। जानती थी उसका ये भाई उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रहेगा।
नीलाक्ष भी बोलने लगा था पर तभी दरवाजे से अंदर आती श्रेया पर उसकी नजर टिक गई। लाल रंग की साड़ी पल्लू आगे की तरफ लिए वो आज सारे श्रृंगार में थी। मांग में सिंदूर रोज के मुकाबले ज्यादा था, सिर साड़ी के पल्लू से ढका था और व्योम की किसी बात पर वो हंस रही थी। नीलाक्ष की नजर उस पर रुक गई। वो अपलक उसे देखता रहा। आज वो रोज के मुकाबले में एकदम अलग लग रही थी। सौम्या ने उस पर पड़ी। उसने जानकर कहा, बुआ वैसे हमारी श्रेया बहुत सुंदर लग रही है ना। कामिनी जी मुस्कुराई और पास आती अपनी लाडली को देखकर कहा, बहुत प्यारी लगती है मेरी बच्ची। हाँ, पर वो कहते हैं ना, जानकर रुकी फिर उसे छेड़ा, जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। नीलाक्ष जो उसे देख रहा था वो एकदम ही होश में आया और बहन को घूरने लगा। श्रेया का ध्यान उस पर गया। उसने कामिनी जी की तरफ देखा तो उन्होंने इशारे से गर्दन हिलाई। वो धीरे से उसके पास आए। नीलाक्ष जो सौम्या को घूरे जा रहा था उसने श्रेया को झुकते हुए देखा। कुछ अजीब लगा और उसी पल उसने उसके पैर छुए। अरे क्या कर रही हो तुम, पागल वागल हो गई क्या? वो अजीब तरह से बोला। श्रेया ने कुछ नहीं कहा। उसने खुद ही उसका हाथ पकड़कर उस पर वो धागा बांधा जो वो मंदिर से लेकर आई थी। नीलाक्ष उसकी तरफ देखता रह गया। कामिनी जी मुस्कुराए। इतना कुछ हो जाए पर इस लड़की का ध्यान उसके अलावा कहीं नहीं जाता। पागल है ये मेरे इस नालायक बेटे के पीछे। नीलाक्ष उसे ही देख रहा था। वो उसके हाथ पर धागा बांध रही थी। उसका इस तरह सबके बीच हक जताना उसे आज बुरा नहीं लगा, ना ही वो चिढ़ा। बस वो उसे देखता रहा। जिसने एक नजर उसे देखा भी नहीं। नीलाक्ष उसे देख रहा था जो जाने मन ही मन में क्या बड़बड़ाए जा रहा थी। उसे तो यही लगा। सबके बीच भी वो इस तरह से उसके सामने थी, हाथ में धागा बांधकर। श्रेया एक फूल हाथ में लिए खुद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। फिर अपनी आंखें खोलकर उसके माथे पर वो फूल लगाया। माँ, इसे मंदिर में रख दूं या कमरे में? उसने कामिनी जी से पूछा तो वो बोली, मंदिर में रख देना। उसने हामी में गर्दन हिलाई। फिर पूजा की थाल में रखे सिंदूर को अपने दाएं हाथ की अनामिका अंगुली में लगाकर उसके माथे पर छोटा सा तिलक लगाया। ऐसा करते हुए वो एकदम चुप थी, मगर लग रहा था जैसे मन ही मन कुछ बोल रही हो। श्रेया ने तिलक उसके माथे पर लगाया और वो ही उंगली जिसमें जरा सा सिंदूर था उसे अपनी मांग में सजा लिया। मेरे ठाकुर साहब को लंबी उम्र दीजिए, उसने मन में कहा। नीलाक्ष बस उसे देखे जा रहा था। वो जिस तरह से ये सब कर रही थी ये एक अलग सा एहसास था। वो उसे देख रहा था। आज बेहद खूबसूरत लग रही थी वो, और उससे भी अलग था कुछ। उसका इस तरह से ये सब करना उसे अजीब से एहसासों में डाल गया। चाची जी आप चाय लेंगी ना? हाँ हाँ, सर दर्द कर रहा है, बना दो, बना रही हो तो। जी दीदी आप? हाँ बिल्कुल, वैसे ही मुझसे नहीं रखा जाता, नॉर्मल फास्ट कर लिया है, बहुत है। मनन ने तो मना किया था पर मुझे पता था मेरी बुआ मुझे देख देख कर खा जाएगी और माता श्री फोन कर करके। सौम्या ने जवाब दिया। कामिनी जी अपनी भतीजी की बात सुनकर सर हिलाकर रह गई, जबकि श्रेया हल्का सा हंस दी। रसोई में उसे जाते देखकर नीलाक्ष को वो मंजर अनायास ही याद आया जब उसने उसके पांव छुए। जाने क्यों ऐसा एहसास हुआ जैसे ये सब हो रखा था। थोड़ी देर में वो सबके लिए चाय लिए आए। आज बिना पूछे ही उसको कप थमाया और वो जो गुम था उसने भी कप थाम लिया। श्रेया बेटा, कामिनी जी ने जैसे ही कुछ कहना चाहा उसने उनकी ओर देखा। माँ प्लीज। वो चुप हो गई। श्रेया हल्का सा मुस्कुरा दी और पूजा की थाल लिए वो वहां से मंदिर की तरफ बढ़ गई। सबकी नजर उस पर थी। सौम्या ने एक गहरी सांस ली। लक्की है तू नील, बहुत लक्की। क्या? नीलाक्ष ने पूछा। वो उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था। सौम्या ने नामे गर्दन हिलाई। कुछ नहीं। वो मंदिर में भगवान के सामने पूजा की थाली रखकर सर पर पल्लू रखकर अपने हाथों में आंचल का एक कोना पकड़कर हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे ठाकुर साहब को लंबी उम्र दीजिए, उनकी सलामती की मेरी दुआ कभी खाली मत जाने दीजिएगा। नीलाक्ष जो हॉल में बैठा था उसकी नजर श्रेया पर उठी। वो पास ही आ रही थी। कामिनी जी के बराबर में आकर बैठी तो उन्होंने प्यार से उसके गाल को छुआ। जा थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं माँ, अभी लंच बनाना है, मैं वो कर देती। श्रेया लगाऊंगी अब, तुझे थकान हो जाएगी बेटा। मैं बोल रही हूं पर तुझे समझ नहीं आती और कोई जरूरत नहीं होती कि निर्जला उपवास करना है, कामिनी जी ने परवाह भरे अंदाज में कहा। चाय का कप रखते नीलाक्ष की नजर फिर से उस पर उठी। अब समझ आया था उसका चाय का कप ना लेना। सौम्या नीलाक्ष को सब बताना चाह रही थी, फिर खुद को रोक लिया। पहले भी उसे एहसास दिलाया था उसके प्यार का, उसकी गलती का, पर अब फिर वही करना उसे सही नहीं लगा। वो जो इतना कर रही थी उसके बारे में सोचना अब नीलाक्ष का काम था। बुआ आपकी लाडली बहू रानी कुछ ज्यादा ही पतिव्रता स्त्री है, मजाकिया अंदाज में उसने कहा। मनन के साथ कार में बैठी सौम्या सामने देख रही थी पर उसकी नजर फिर से उस पर उठी। बहुत कम ही वो इस तरह से तैयार होती। येलो और रेड कलर की साड़ी में सास सिंगार के साथ वो प्यारी लग रही थी। यार तुम ड्राइविंग पर ध्यान दोगे? बार बार खुद पर आती मनन की नजरों को देखकर उसने कहा तो वो जरा सा हड़बड़ा गया। सौम्या के लबों पर हल्की सी मुस्कान आई जिसे उसने पल भर में छिपाया। कमरे में वो अपने ही ख्याल में गुम था। धीरे से दरवाजा खुला। चूड़ियों की और उसके पायल की आवाज सुनकर नीलाक्ष का ध्यान उस पर गया जो बहुत ही धीरे से अंदर आई थी।
उसे देखकर एक पल को कदम रुके, फिर आहिस्ता से बिना कुछ कहे अंदर आ गई। वो बस बुक्स लेनी थी। धीरे से खुद ही जवाब दिया, हालांकि उससे कोई सवाल नहीं किया गया था। अपनी स्टडी टेबल की तरफ जाती श्रेया को उसने रोका। रुको, और उसकी आवाज पर उसके कदम ना रुके ये हो ही नहीं सकता था। श्रेया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। जी कहिए। ये जो भी तुमने किया, इसकी जरूरत हर चीज जरूरत के लिए नहीं की जाती ठाकुर साहब। नीलाक्ष की बात को काटकर उसने कहा। वो एक बार फिर से खामोश होकर उसे देखता रह गया। सच में ये लड़की उसकी सोच में परे थी। अभी कल तक नाराजगी जता रही थी, उससे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही थी, और अब ये सब। आखिर कैसा था उनका रिश्ता? कल तक तुम मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही थी, और अब ये व्रत पूजा और ये सब, और मेरी लंबी उम्र के लिए तुम्हें भूखा रहने की जरूरत नहीं है फालतू का ये। प्लीज मत करिए ठाकुर साहब, उसने ठहरे से अंदाज में कहते हुए उसकी बात को काटा। वो उसकी तरफ गर्दन उठाकर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए बोली, आपके लिए बेशक कुछ ना हो, मेरे लिए ये रिश्ता क्या है आपको नहीं बता पाऊंगी, और मैंने किसी के कहने पर नहीं अपने मन से किया है। आपको तो नहीं कह रही कुछ। वो धागा पंडित जी ने दिया था और बस वही लगाया। ध्यान रखूंगी मैं, अब ना करूं। श्रेया की बात सुनकर नीलाक्ष कंफ्यूज हुआ। फिर लगा जिस तरह का रवैया उसका था, उसके बाद उसके मन में यही बात आई। वो नजरें नीचे किए जैसे ही आगे बढ़ने लगी, नीलाक्ष ने चूड़ियों में भरी उसकी कलाई को थामा तो उनकी आवाज कमरे में खनक उठी। वो चौंकते हुए ठहरी और नीलाक्ष की नजर एक बार फिर से उस पर रुकी। अगले भी पल उसने ठहर कर कहा, तुम हर वक्त बस अपनी बात कहना जानती हो, और एक बात बताओगी, ये मेरे पांव किस खुशी में छुए थे तुमने? हाँ ठीक है, छोटी हो मुझसे तुम काफी, पर इसका ये मतलब नहीं तुम मेरे पैर छुओ, समझी? और मैंने तो कुछ कहा नहीं। कमाल हो, मतलब जब सोचना चाहिए तब तो सबके सामने ऐसे रौब जमाती हो बीवी के जैसे। और बीवी ही हूं मैं, आपकी हक है मेरा। उसकी तरफ देखकर वो हिम्मत कर धीरे से बोली। नीलाक्ष, जिसकी बात पूरी नहीं हुई थी, वो अपनी बात पूरी करना भूलकर अपलक उसकी तरफ देखने लगा। कुछ था उसकी आंखों में जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था, और ये वो पहली बार नहीं महसूस कर रहा था। श्रेया उसकी आंखों में झांकती रही, फिर आहिस्ता से अपनी नजरों को झुकाया। मेरा मतलब वो नहीं, इट्स ओके, सच ही बोला तुमने। नीलाक्ष ने उसकी बात को काटकर कहा। उसकी हिचकिचाहट उसके चेहरे पर नजर आ रही थी, जिसे उसने नोटिस किया। वो मेरा मतलब था, वो तो जो भी था। वैसे आज अलग लग रही हो तुम, नीलाक्ष ने उसकी ओर देखकर कहा। उसकी नजर एकटक उस पर ही टिकी थी, तो उसकी बात सुनकर श्रेया ने उसकी तरफ देखा। अलग? हाँ वैसे तो खूबसूरत लगती ही थी, पर अभी तो एकदम ही डिफरेंट लग रही हो। बोलते बोलते अनायास ही नीलाक्ष को एहसास हुआ। उसने कहा क्या? तो वो चुप सा हुआ। श्रेया ने एक गहरी सांस ली। वो उसे देख रही थी जो कुछ हिचकिचा सा गया। ठाकुर साहब, उसने धीमी सी आवाज में कहा। नीलाक्ष को समझ नहीं आया वो क्या कहें। उसने श्रेया को देखा। मेरा मतलब था अच्छी लग रही हो, बस यही। उसी पल वो उसके सीने से सर लगाती हुई उसके करीब हो गई। श्रेया का स्पर्श पाते ही नीलाक्ष को अपना दिल जोर से धड़कता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे ये एहसास जाना पहचाना सा था, और श्रेया जिसने उसके सीने से सर लगाया, उसके हाथों में हल्की कपकपी सी थी। नीलाक्ष को थामने से पहले उसके हाथ अब भी हवा में थे। वो एहसास उसके दिल को राहत सी दे गया। दिल जोर से ही धड़क रहा था, और उसने उसे देखा जिसका चेहरा उसके सीने में छिपा हुआ था। कुछ अनकहे से अनछुए एहसासों ने दिल में दस्तक दी, और उसने बहुत ही धीरे से बिना पूछे उसकी कोरी कमर पर अपने हाथ रख दिए। श्रेया उसका स्पर्श पाते ही सिहर गया, और अब तक जो हाथ काम रहे थे वो ठहर से गए। उसने अपने उस हाथ को उसकी पीठ पर टिका दिया। उसकी बाहों में होने का ये एहसास उसके लिए क्या था, ये सिर्फ वो ही जानती थी। नीलाक्ष एकदम ही होश में आया। उसने अपने हाथ ढीले किए तो वो उससे दूर हो गई। उसने झिझकते हुए अपनी आंखें नीचे कर रखी थी। वो आहिस्ता से वहां से गुजरने लगी, पर उसी पल नीलाक्ष ने कलाई पकड़ी। श्रेया की पीठ उसकी तरफ थी। तभी उसने जो पूछा वो सुनते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नीलाक्ष एकदम ही होश में आया। उसने अपने हाथ ढीले किए तो वो उससे दूर हो गई। उसने झिझकते हुए अपनी आंखें नीचे कर रखी थी। वो आहिस्ता से वहां से गुजरने लगी, पर उसी पल नीलाक्ष ने कलाई पकड़ी। श्रेया की पीठ उसकी तरफ थी। तभी उसने पूछा, क्या ये सब पहले हुआ है? हमारे बीच क्या था? ये सुनते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। श्रेया के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा। वो उसे नहीं बता सकती थी, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। उसे कुछ भी बताकर वो उसकी आंखों में वो उलझन अपने रिश्ते के लिए और नहीं देखना चाहती थी। अब भी उसे उसी तरह से अपनी ओर पीठ किए देखकर नीलाक्ष ने आवाज दी, श्रेया। उसने खुद को संभाला, चेहरे पर भाव सामान्य कर पलटकर कहा, हाँ। मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया तुमने? नीलाक्ष ने एक बार फिर से कहा तो उसकी नजर एक पल के लिए झुकी। वो बेहद ही गौर से उसे देख रहा था। श्रेया ने धीरे से कहा, आपको क्या लगता है? वो उसकी तरफ देखने लगी, और नीलाक्ष जो अब तक उसे ही देख रहा था वो चुप सा हो गया। पता नहीं, वो सच में सब खुद नहीं समझ पा रहा था। उसके अंदर क्या चल रहा था तो उसे क्या बताता। नीलाक्ष को इस तरह से देखकर और उसके जवाब को सुनकर उसकी मुस्कान अपने आप फीकी हो गई। फिर इस सवाल की जरूरत ही नहीं। मैं जानती हूं आप ठीक नहीं है, आपको कुछ भी जबरदस्ती याद करने की जरूरत नहीं है।
आराम दीजिए खुद को। उसकी आंखों में तकलीफ थी जिसे उसने बखूबी छिपाया। पिछले कई समय से वो यही कर रही थी। स्टडी टेबल के पास आकर अपनी बुक सेट की। जा कहाँ रही हो? अभी बुक उठाकर वो पलटी ही थी, उसी पल नीलाक्ष ने सवाल किया, जिसके जवाब में उसने कहा, पढ़ने। वो मेरा दोस्त आ रहा होगा नोट्स लेकर। दोस्त के नाम पर दिव्यांश याद आया, जिसे याद करते ही उसके अंदर चिड़न नाम की कुलबुलाहट होने लगी। उसने फिर से कहा, कौन सा दोस्त? वो ही दिव्यांश। सवाल करने के साथ साथ उसने जवाब भी खुद ही दिया, जिसके जवाब में उसने हामी भरी तो वो और भी ज्यादा चिढ़ गया। श्रेया बिना रुके ही जाने लगी थी, पर नीलाक्ष ने कलाई पकड़ी। चूड़ियों की आवाज कमरे में हुई। वहीं श्रेया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। तुम लॉ कर रही हो ना? उसके सवाल ने श्रेया को उलझाया। जी। कॉलेज क्यों नहीं गई अगर नोट्स इतने ही इंपॉर्टेंट थे? नीलाक्ष की बात सुनकर वो उसे कुछ सेकंड तक उसी तरह से देखती रही, फिर लगा वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, ठीक वैसे जैसे वो शुरुआत में करने लगा था जब वो उनके बीच रिश्ता ठीक करने की कोशिश करने लगा था। क्योंकि मेरा व्रत था, पूजा करनी थी, बहुत वक्त लग जाता है इसलिए, और देवू है ना, वो बहुत मदद करता है। आता होगा तो मैं चली, उसने जानकर कहा, और वाकई उससे हाथ छुड़ाकर वो वहां से निकल भी गई। नीलाक्ष जरूर उसके जाने से चिढ़ा। रात होने को है, अब पढ़ाई, और वो लड़का भी तो कितना चेप है। वो दिव्यांश की हरकतें याद करता हुआ चिढ़ा। फिर अनायास ही वो पल याद आया जब वो उसके सीने से लग गई थी। उस वक्त उसने जो महसूस किया था वो बयां नहीं कर पा रहा था। उस पल को याद कर उसके दिल की धड़कन जैसे एक बार फिर से तेज हुई। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सब कुछ हो चुका है? उसने खुद में कहा। श्रेया उसकी पत्नी थी, मगर पुरानी कोई याद नहीं थी उसके पास जिससे वो अब बुरी तरह से परेशान हो गया। सौम्या मीना जी के साथ शाम की पूजा खत्म कर उठी। मम्मी जी, अब मैं चेंज कर लेती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ऊपर से साड़ी संभालना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आपको तो सैल्यूट है जो रोज पहनती है, वो अपने ही अंदाज में बोली। उसकी बात सुनती मीना जी हंस दी। जा, सुनेगी तो नहीं, पर बहुत सुंदर लग रही है, जच रहा है तुझ पर। वो हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मीना जी के चेहरे पर सुकून था। इस लड़की ने आकर उनके बेटे की जिंदगी को एक नया मोड़ दे ही दिया था। उसे खींच लाई उस नफरत से जो अपने ही माँ बाप के लिए उसके मन में थी। सौम्या कमरे में आए। फोन रखते मनन ने उसकी तरफ देखा। वो अलमारी की तरफ आने लगी। और डॉक्टर साहब, काम हुआ? वो आगे बढ़ ही रही थी, पर मनन ने हाथ पकड़ लिया। सौम्या ने पलटकर उसे देखना चाहा, तब तक वो खुद ही उसके पास आ गया। क्या? सौम्या ने भौहें उचकाकर कहा, जो सुनकर मनन ने उसको नजर भर देखा। आई एम श्योर तुम चेंज करने ही जा रही हो, तो अब भांगड़ा परफॉर्म करो क्या? उसने अपने ही अंदाज में कहा। मनन जो अपलक उसे देख रहा था, उसने आंखें बंद कर अच्छे खासे मूड को खराब करना उसे आता था। कर सकती हो तो नो प्रॉब्लम, मनन ने जवाब पर उसने मुंह बनाए ही उसे देखा, फिर बोली, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा मजाक था, पर मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। कोई बात नहीं, उसे देखते हुए ही उसने जवाब दिया और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया। सौम्या की आंखें बड़ी हुई। उसी पल मनन के हाथ कमर को छूने लगे। वो पहले तो सिहर सी उठी, फिर उसके हाथ जब उसे गुदगुदी करने लगे तो सौम्या हंसने लगी। मनन मत करो, मनन, वो हंसते हुए उसके हाथ पीछे करते हुए बोली। उसे हंसता देखकर मनन ने अपने हाथ पीछे किए। हाँ, गई हंसी? ऐसे तुम ना सुधर जाओ, आजकल बड़ा अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हो। सौम्या ने कहा तो वो बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम जाने नहीं देती। उसने उसे आंख दिखाई तो मनन ने मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचे। सच में? इतना कहकर उसने उसके सर को चूम लिया। सौम्या एक पल के लिए ब्लैंक हुई, फिर होंठ पर हल्की मुस्कान आ गई। उसी पल मनन ने कुछ कहा जो उसकी मुस्कान को फीका कर गया। वो जानती थी मनन उससे शादी नहीं करना चाहता था, उसे हर बात पता था। जूही के लिए उसका प्यार अपनी आंखों से देखा था। आज बहुत बातें बना ली डॉक्टर साहब, अब छोड़ो, आती हूँ चेंज करके, वैसे ही जान नहीं रही है, सौम्या ने सामान्य होकर कहा। जो सुनकर मनन ने छोड़ने की जगह उसे करीब कर लिया। कर लेना चेंज, एक फोटो लेने दो अपनी, कभी कभी नसीब होता है तुम्हें ऐसे देखना। मनन का अंदाज बहुत नॉर्मल था। सौम्या उसकी बात सुनकर उसे देखने लगी। मनन फोन निकाल रहा था। उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा। हो गया ना, अब जाऊं? सौम्या ने पूछा तो उसने फोटो ली। हम जाओ, वैसे कौन सा रुक जाओगी मेरे कहने से? सौम्या ने आंखें छोटी की। आजकल तुम्हारा ज्यादा नहीं हो रहा है? क्या ज्यादा हो गया? मुझे तो कुछ ज्यादा नहीं लग रहा, मनन ने लापरवाही से जवाब दिया तो वो उसे देखकर सर हिलाते हुए वहां से आगे बढ़ी। हकीकत पसंद इंसान हूं मैं मनन, इतना मत सोचा करो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। मनन कुछ कहता या रोकता, तब तक बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। दिव्यांश के साथ श्रेया बहुत देर तक थी, उसके बाद वो तो चला गया, पर नीलाक्ष जरूर बुरा चिढ़ा था। श्रेया रसोई में जाने लगी तो कामिनी जी ने रोक दिया। तू रहने दे श्रेया, चल जा, अभी थोड़ी देर आराम कर ले। कामिनी जी ने उसके कहने के बाद भी उसे जाने नहीं दिया। वो अपनी साड़ी संभालते हुए कमरे में आए। नीलाक्ष ने उसे देखते ही घूरा, फिर मुंह बनाकर वापस से अपनी नजर अपने फोन पर डाली। ठाकुर साहब, खाना लेकर आऊंगी कमरे में या आप नीचे जाएंगे? उसने खुद ही उसकी तरफ आकर पूछा। नीलाक्ष ने सवाल सुनकर एक नजर उसे घूरा, फिर बोला, तुम्हें क्या?
वो तो माँ ने पूछा था। श्रेया ने जैसे ही इतना कहा उसने घूरकर उसे देखा तो वो चुप हो गई। नीलाक्ष चिढ़कर कमरे से निकल गया। श्रेया ने कंधे उचका लिए। इनके तो मिजाज ही बदल गए हैं, जाने क्या चाहते हैं मुझसे। वो वाकई में चिढ़ा हुआ था, आजकल उसे चिढ़न ज्यादा होती थी। श्रेया उसके आने का इंतजार कर रही थी। वो बेहद खामोशी से सोफे पर आकर बैठ गई। नीलाक्ष का रवैया और ये सब कुछ जो इतने दिनों से चल रहा था वो धीरे धीरे से परेशान करने लगा था। उसकी नजरों के सामने वो जी भरकर ना उसे देख सकती थी ना उससे बात कर सकती थी। भगवान जी मेरे सब्र को बहुत आजमा रहे हैं आप, उसने मन ही मन में कहा। आंखों में हल्की सी नमी आ गई। फिर जाने अचानक क्या याद आया, उसने फौरन अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हाँ, मैंने आपको कहा था, आपको इस बारे में कुछ पता चला? कॉल कनेक्ट होते ही उसने कहा और पल भर बाद ही दूसरी तरफ से आवाज आई। तुम्हारे बाप को कुछ ज्यादा प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर। अथर्व से वो मिला था, दोनों के बीच बात हुई थी। उसे हिसाब से वो तुम्हें उसके साथ करना चाहता था, लेकिन उसके बाद उसने जो भी कांड किया उसके बाद पॉसिबल नहीं था। इतना मैं बहुत पहले से जानती थी। वही बात तुम्हारे पति की एक्सीडेंट की, तो उसमें तुम्हारा बाप शामिल नहीं है। मालिनी जी की बात सुनकर एक लंबी सांस ली। उसके मन में ये शंका आई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी इसके पीछे उसके पापा का हाथ हो, वरना उसके मन में जो उनके लिए अपने पिता होने की छवि बची थी वो भी शायद पूरी तरह से खत्म हो जाती। हम थैंक यू। श्रेया कॉल कट करने लगी, तभी एक बार फिर से उनकी आवाज आई। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लड़की एक आदमी कितना ही चाह ले वो कभी भी इतना लॉयल नहीं होता, और तुम्हारे पति की बात अलग ही है। समझता भी नहीं कुछ, फिर बेमतलब में इतना सब झेलने से अच्छा छोड़ो। आज मुझे तरस आ रहा है मेरे बाप पर। अफसोस मेरे पापा ने आपके लिए उस औरत को छोड़ दिया जो अपनी आखिर सांस तक उनकी रही। खैर आप नहीं समझेंगी, मुझे बस थोड़ा सा काम था, रखती हूँ। श्रेया ने बहुत आराम से उनको ताना दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही वो बौखलाई। मुझे ताने दे रही है? बेसहारा लाचार औरत थी उसकी माँ, और ये लड़की ताना दे रही है। नीलाक्ष कमरे में आया। वो ड्रेसिंग टेबल के पास स्टूल पर बैठी हुई अपने हाथों से चूड़ियां निकाल रही थी। श्रेया ने जैसे ही उसे देखा वो उठकर बोली, आप नाराज हैं? वो चूड़ी जो आधी निकली थी उसे वापस कलाई पर करते हुए उसकी तरफ बढ़ी। तुमसे क्यों नाराज होने लगा मैं? नीलाक्ष ने जवाब दिया। वो बेड पर आकर बैठा तो वो दवा लिए उसके पास आ गई। उसने बॉक्स खोला तो कांच की चूड़ियां खनक उठी। लीजिए। दवा उसे देती श्रेया ने उसे देखा। नीलाक्ष की नजर उस पर थी, फिर उसने गोली ली। पानी का ग्लास उसे पकड़ाकर उसने कहा, दर्द तो नहीं है ना? नहीं, उसने जवाब दिया। वो ग्लास वापस से टेबल पर रखकर उसके हल्का सा करीब आए। उसके बदन से उठती खुशबू बहुत करीब महसूस हुई। श्रेया का ध्यान फिलहाल उस पर था। उसने उठकर नीलाक्ष के सर को देखा। वो गहरा जख्म सूख रहा था, पर चोट के निशान वैसे ही थे, जो देखकर उसने हल्के से आंखें भींची। नीलाक्ष का पूरा ध्यान उस पर था। वो छोटी सी लड़की लगती थी उसे, पर आज जाने अलग लगी। गले में लटकते मंगलसूत्र के साथ मांग में सजा सिंदूर खिल रहा था। हमेशा वो जरा सा लगाती थी, पर आज ज्यादा था। तुम्हें फास्ट रखने की जरूरत नहीं थी, नीलाक्ष ने कहा, जिस पर उसने उसकी तरफ देखा। मेरी मर्जी। अजीब मर्जी है तुम्हारी। वैसे ही एक पसली हो, पतली सी नाजुक सी, ऊपर से ऐसे व्रत रख लिया। चाची और सौम्या ने तो नहीं रखा बिना पानी वाला व्रत, उसने उसी तरह से कहा। वो चिढ़ गई नीलाक्ष के इस तरह एक पसली कहकर अपना मजाक उड़ाने पर। उसने एकदम बुरा सा मुंह बनाकर कहा, एक पसली? बच्ची बच्ची करते रहते हैं आप। जो भी हूँ बीवी लगती हूँ मैं आपकी, और बच्ची नहीं हूँ। मैं पूरे 23 साल की हो चुकी हूँ। 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को, और अब ना 5 महीने बाद मैं 24 की हो जाऊंगी। आप बूढ़े हैं तो मेरी क्या है? नीलाक्ष उसे देखता रहा। आज पहली बार सामने से हट जता रही थी, पर आखिर में उसने जो कहा वो सुनकर उसने आंखें उचका ली। एक्सक्यूज मी, तुम्हें मैं बुढ़ा नजर आता हूँ किधर से? हाँ तो आपको मैं बच्ची किधर से लगती हूँ? वो भी उसी तरह से बोली तो नीलाक्ष ने उसे घूरा, फिर एक हाथ से उसे पकड़कर खींचा। उसके हाथ उसकी कमर पर जैसे ही रुके थे, श्रेया की तो जैसे सांसें अटक गई, और अब खींचते हुए वो उसे अपने करीब कर चुका था। श्रेया का हाथ उसके सीने पर आया। देखने में भी बच्ची ही लगती हो तुम, ऊपर से जब नाइट सूट पहनती हो तब तो और भी ज्यादा छोटू सी लगती हो। और ये देखो, एक बार में खींची, जबकि अभी बस नॉर्मली पकड़ा मैंने तुम्हें। और पता है क्या, तुम्हारा फेस इतना सा है, हमेशा ही छोटी लगती हो, पर जब मेरे साथ तुम्हारी ऐसी वाली फोटो देखी थी उसमें तुम लग रही थी थोड़ी सी बड़ी जैसे अभी। अच्छा लगता है तुम पर ये लुक, एकदम न्यूली मैरिड टाइप लग रही हो आज तो। वो जो बोलता चला जा रहा था, अब एहसास हुआ तो चुप सा हो गया, जबकि श्रेया अपलक उसे निहार रही थी। एक बात कहूं ठाकुर साहब, श्रेया ने धीरे से कहा। वो कुछ बोल नहीं पाया तो उसने खुद ही आहिस्ता से कहा, आपको कभी फील नहीं हुआ क्या हमारे बीच का रिश्ता, कुछ एहसास कुछ भी? जरा सा भी? वो चुप सा हो गया था, मानो जवाब ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।